तो भाई लोग आज का ये वाला वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम वैंगलिन वर्सेस ब्लड एंसेस्टर की जो पीक बैटल है ना, उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल एक मूवी की तरह होंगी। और मैं इस फाइट को इसलिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्योंकि हमें ऑफिशियल एपिसोड्स के अंदर ये जो फाइट है उसे बिल्कुल भी दिखाया नहीं गया, क्योंकि वो जो फाइट थी ना वो एक मूवी के अंदर आने वाली थी, लेकिन जो मूवी है वो भी पोस्टपोन हो चुकी है और शायद वो इस मंथ के लास्ट तक आएंगी या फिर नेक्स्ट मंथ हमें इसकी मूवी देखने के लिए मिलेंगी, जिसके लिए कि अभी काफी ज्यादा टाइम है। तो इस वीडियो के अंदर हम नॉल से जो पूरी मूवी है उसे एक्सप्लेन कर देने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है। क्योंकि ये जो फाइट है भाई, मैं तुम्हें इसके बारे में क्या ही बताऊं, मतलब इतनी ज्यादा तगड़ी होने वाली है, तुम्हें ये वीडियो आगे देखकर ही समझ आएगा। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम वैंगलिन और लियोन को देखते हैं, जो कि एक वैली के अंदर मौजूद होते हैं, और वैंगलिन को एक स्केलेटन के ऊपर एंशिएंट गॉड लेदर आर्मर दिखता है, जो कि तुम लोगों ने एपिसोड में देख रखा होगा। लेकिन वैंगलिन और लियोन को समझ आ जाता है जो एंशिएंट गॉड लेदर आर्मर है और इसके अंदर जितने भी चीजें ना वो सभी किसी और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करती है, और उस स्पेस के अंदर जाने के लिए इन दोनों को ट्रांसफर अरे पे मिल जाता है। और यही से अब रियल मूवी स्टार्ट होती है। और जैसे ये दोनों ट्रांसफर अरे के अंदर एंटर करने वाले थे, उससे पहले यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक डिवाइस लॉक हो जाती है, जिससे तो वैंगलिन और लियोन को बिल्कुल भी हिलता नहीं आ रहा था। और वैंगलिन तो इस डिवाइस को फील कर काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि वो इस डिवाइस को काफी अच्छे से जानता था। और ये दोनों बड़े स्पेस में ट्रांसफर अरे की तरफ भागने लगती है। ये देखकर यहाँ पर जो डिवाइसेस आई थी पूरी तरह से क्रेजी हो जाता है, और यहाँ पर जो आसपास का स्पेस था पूरी तरह से ब्लडेड हो जाता है। और ये जो रेड फॉक था वैंगलिन और लियोन के ऊपर अटैक कर देता है। तो तभी जो वैंगलिन था चिल्लाता है लियोन से रिस्ट्रिक्शन, तो लियोन भी समझ जाता है कि उसे अटैक करना है, और वैंगलिन उसे खींचकर ऐसे भागने लगता है, और लियोन जो था रिस्ट्रिक्शन से अटैक वगैरह करने लगता है। और बस वैंगलिन और लियोन का एक स्टेप लेना था और वो ट्रांसफर अरे के अंदर एंटर हो जाने वाले थे। लेकिन तब यहाँ पर एक वॉइस गूंजती है जो कि बोलती है ब्लड कंटेंट, और जैसे ये वॉइस यहाँ पर गूंजती है वैसे यहाँ का जो पूरा स्पेस था वो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाता है, पूरी तरह से रुक जाता है। वैंगलिन लियोन उन दोनों की मूवमेंट काफी ज्यादा रुक जाती है और बिल्कुल भी ऐसे हिल भी नहीं सकते थे, और ना ही कोई मूवमेंट कर सकते थे। और तब इनके पीछे से काफी ज्यादा खतरनाक एक रेड लाइट आने लगती है, जिसके अंदर तो काफी ज्यादा हेट्रेड भरा हुआ था। और वैंगलिन उस रेड लाइट को देखकर समझ जाता है कोई और नहीं बल्कि ब्लड एंसेस्टर है। वो तुरंत ही अपना ठंडाई वाला स्पेल यूज कर देता है लियोन के ऊपर, और जो लियोन था जो कि फ्रीज हो रखा था अब वो इस वजह से पूरी तरह से फ्री हो जाता है। और तभी जो लियोन था अपना रिस्ट्रिक्शन हार्ट जो था उसे बाहर निकाल देता है और चिल्लाता है एनालिसिस रिस्ट्रिक्शन हार्ट, और उसके बोलते साथ यहाँ पर एक ब्लैक लाइटिंग आ जाती है। लेकिन वो जो रेड शैडो था वो सीधा बड़ी स्पीड में यहाँ पर आ जाता है, और रिस्ट्रिक्शन और जो ब्लड शैडो था उस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा एक खतरनाक बैंग होता है। इस वजह से जो वैंगलिन फ्रीज होया था वो भी अब ठीक हो जाता है, और वैंगलिन सीधा लियोन को पकड़ता है और बड़ी स्पीड में जो ट्रांसफर अरे था उसके अंदर कदम रख देता है, और वो ट्रांसफर अरे का यूज करते हुए अलग स्पेस के अंदर चले जाते हैं। और ऐसे निकलने से पहले वैंगलिन वो जो ट्रांसफर अरे थे ना उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। और इधर हम ब्लड एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वो एक कदम अपना ऐसा जोर से जमीन के ऊपर मारते हैं। इस वजह से यहाँ पर वो जो नीचे वाला फ्रेगमेंट था वो तो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और ब्लड एंसेस्टर काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लगते हैं वैंगलिन तुम इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार तुम कैसे बचोगे। और ये बोलकर वो बड़ी स्पीड में वैंगलिन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और अपनी डिवाइसेस ऐसे पूरी जगह फैला रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कोई बंदे मरे या जिए। और हम इधर वैंगलिन और लियोन को देखते हैं, जो कि एक अलग स्पेस के अंदर आ चुके थे उस ट्रांसफर अरे का यूज कर। और इस टाइम पर जो वैंगलिन था बस यही बोलने लगता है ब्लड एंसेस्टर, और जो लियोन और वैंगलिन थे दोनों की हालत काफी खतरनाक थी। इस वजह से दोनों कल्ट्रेशन करने लगते हैं और अपने आप को रिकवर करने लगते हैं। और वैंगलिन सोचने लगता है अगर मैं याओ जिगजिगो को रिलीज कर दूं तो क्या ब्लड एंसेस्टर ऐसे चले जाएंगे इसको लेकर और मेरा चेस करना बंद कर देंगे। और तब जो वैंगलिन था याओ जिगजिगो को बाहर निकाल देता है, जो कि काफी सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसके अंदर बंधी हुई थी। और जो याओ जिगजिगो थे वैंगलिन को देखकर समझ जाती है कि वैंगलिन की हालत इस टाइम पर काफी ज्यादा खराब है, और वो वैंगलिन के ऊपर अपने फादर के ब्लड स्पेल के ट्रेसेस को भी देख लेती है। और वैंगलिन से बोलने लगता है कि मेरे फादर तुम्हें चेस करे जा रहे हैं, तो क्या आप तुम मुझे रिलीज कर देना चाहते हो और मेरे फादर से अपने लाइफ को बचाने की भीख मांगना चाहते हो, तो भूल जाओ अब बिल्कुल भी ऐसा हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मैं मेरे फादर से कहूंगी तुम्हें एटलीस्ट जिंदा तो रहने दे, लेकिन बाद में मैं तुम्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करूंगी, तुम्हें इतने आसानी से मरने तो नहीं दूंगी। तो देखकर जो वैंगलिन था याओ जिगजिगो के ऊपर और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, और बोलने लगता है जब ऐसे भी और वैसे भी मुझे मरना है तो इसका डिसीजन मेरा होगा ना कि ब्लड एंसेस्टर का। और वो उसे अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर फिर से रख देता है। और जो लियोन था वो थोड़ा सा ठीक हो चुका था, और वो वैंगलिन के पास जाता है और बोलने लगता है ब्रदर जो आखिर वो बंदा कौन था। तो देखकर जो वैंगलिन था वो लियोन से बोलने लगता है कि वो बंदा मेरा पिछला काफी पावरफुल एनिमी है। तो देखकर जो लियोन था वो बोलने लगता है मेरा जो 4th लेवल का एनाइलेशन रिस्ट्रिक्शन था वो भी उसे रोक नहीं सका, वो बंदा कम से कम निर्वाणा क्लीजर स्टेज का एक्सपर्ट है। अगर मेरा जो एनाइलेशन है वो 7th लेवल तक पहुंच जाता तो शायद से मैं उसे रोक भी पाता, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं। और तब जो वैंगलिन था वो बोलने लगता है इस बात को छोड़े ऐसे एग्जिट ढूंढते फिर बाद में बाकी का देखते हैं। और तभी जो लियोन था ना वो वैंगलिन से उसका पपेट मांगता है, और लियोन वैंगलिन का पपेट लेकर ऐसे आसमान में जाता है और इधर उधर देख लेता है, उसे समझ आ जाता है कि ये चीज क्या है। और तभी वो वैंगलिन के पास आता है और वैंगलिन से बोलने लगता है ब्रदर जो आपको पता है कि ये जो स्पेस है वो क्या है। फिर वैंगलिन को आगे बताते हुए बोलने लगता है कि देखो जो सेलेस्टियल्स थे ना वो बिल्कुल भी बैग ऑफ होल्डिंग वगैरह का यूज नहीं करते थे, बल्कि वो स्पेस के अंदर ही ऐसी जगह बना दे देते थे जहाँ पर कि वो अपना सभी सामान वगैरह रख देते, एक स्टोरेज स्पेस बना देते थे। और अभी हम उसी स्टोरेज स्पेस के अंदर है जो कि किसी सेलेस्टियल्स का है, और अगर ये स्पेस पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो इसके अंदर की जो भी चीज है वो सब कुछ मारी जाएंगी। तो देखकर जो वैंगलिन का माइंड था ना उसके अंदर एक आइडिया आता है, वो सोचने लगता है अगर वो किसी तरह से ब्लड एंसेस्टर
एंसेस्टर को यहाँ पर बुला दे और इस स्टोरेज स्पेस को पूरी तरह से कोलैप्स करवा दे तो ब्लड एंसेस्टर पक्का यहाँ पर मारा जाएगा। और जो लियोन था ना वो भी सुनकर खास ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि अगर वैंगलिन की जगह कोई और बंदा रहता ना वो तो बस अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता, वो बिल्कुल भी ऐसे बंदे को मारने की सोचता नहीं। लेकिन वैंगलिन को यहाँ पर अलग ही प्लान चल रहा था और वो वैंगलिन से बोलने लगता है, ब्रदर जो हम लोग तो सीधा एक गॉड को किल करने के लिए जा रहे हैं। और वैंगलिन बेस के ऊपर बस एक स्माइल दे देता है। और देखो ऐसे आगे वैंगलिन और जो लियोन है ना वो इस स्टोरेज स्पेस के अंदर जाते हैं और जो वैंगलिन है वो उस स्केलेटन के ऊपर का जो आर्मर था उसे ले लेता है। लियोन वगैरह भी जो अलग अलग चीजें से वो ले लेता है। मतलब तुमने ये जो सब कुछ है ना एपिसोड के अंदर देख ही रखा है, तो मैं इसे थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ और जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैंगलिन वगैरह जो है ना जिस सेलेस्टियल का जो स्पेस था ना उसके घर के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर वैंगलिन को एक 8 स्टार एशियन गॉड वगैरह भी दिखता है जिससे कि इन सेलेस्टियल्स ने फाइट की थी और वैंगलिन को यही सही विदर दाव पेयर मिलता है। और जो लियोन था उसे 8 जो सेलेस्टियल शॉट्स थे ना वो मिलते हैं। और जो फिर लियोन था ना इस स्पेस के अंदर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है और एक रिस्ट्रिक्शन बॉल बनाता है और उसे वैंगलिन को दे देता है। और वैंगलिन इस रिस्ट्रिक्शन बॉल का यूज कर जो पूरा सेलेस्टियल स्पेस था ना इसे कोलैप्स करवा सकता था। मतलब रिस्ट्रिक्शन जितने भी है ना यहाँ के वो कोलैप्स हो जाएंगे तो ये पूरा स्पेस कोलैप्स हो जाएगा। और लियोन पूरी तरह से ब्लड एंसेस्टर को मारने के लिए वैंगलिन की हेल्प नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पीछे फैमिली के मैटर्स वगैरह थे, तो वैंगलिन के लिए इतनी हेल्प कर देता है। और वैंगलिन के लिए एक जेड भी छोड़ देता है जिसके अंदर की काफी सारे रिस्ट्रिक्शन वगैरह थे जिससे वैंगलिन अपने ओरा वगैरह हेड भी कर सकता था और वैंगलिन रिस्ट्रिक्शन को सीख भी सकता था। और जो लियोन था वैंगलिन के लिए एक ट्रांसफर अरे को भी बना लेता है और इस ट्रांसफर अरे का यूज कर वैंगलिन इस स्टोरेज स्पेस के बाहर जा सकता है। और ये जो ट्रांसफर अरे ना बस 3 बार यूज हो सकता है। और इसका जो क्रिस्टल था ना लियोन वैंगलिन को दे देता है और वैंगलिन से बोलने लगता है कि अगर मेरे पीछे फैमिली मैटर्स वगैरह नहीं रहते तो मैं पूरी हेल्प करता आपको इस बैटल के अंदर। और वैंगलिन भी इस बात को समझ जाता है और जो लियोन था उस ट्रांसफर अरे का यूज करके ऐसे निकल जाता है। और इस टाइम पर जो वैंगलिन था वो तो बस ब्लड एंसेस्टर को निपटाना चाहता था। और तब वैंगलिन को देखते जो कि बोलने लगता है, ब्लड एंसेस्टर याओ जिगजू भले तुम्हारे पास ब्लड सोल पी लो जिससे कि तुम फिर से रिवाइव हो सकते हो, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक स्टोरेज स्पेस जब कोलैप्स हो जाता है तो क्या तब भी तुम रिवाइव कर पाते हो। और ब्लड एंसेस्टर को इस स्टोरेज स्पेस के अंदर लेकर आने के लिए वैंगलिन के पास एक ही रास्ता था और वो थी याओ जिगजू। और जो वैंगलिन था ना याओ जिगजू को एक रिस्ट्रिक्शन बॉल के अंदर बदल लेता, मतलब रिस्ट्रिक्शन और ज्यादा उसके ऊपर डाल देता है और यहाँ पर एक पहाड़ी के अंदर उसे पूरी तरह से दबा देता है, सील कर देता है। और जो वैंगलिन था वो इस स्टोरेज स्पेस के अंदर से बाहर निकल जाता है। लियोन ने जो ट्रांसफर अरे बनाया था उसका यूज कर और ये जो ट्रांसफर अरे था बस 3 बार ही वैंगलिन यूज कर सकता था और उसके अंदर से वैंगलिन ने अब एक बार यूज कर दिया था। और बस अब वैंगलिन को ब्लड एंसेस्टर को ढूंढना था और ब्लड एंसेस्टर जैसे ही इस ट्रांसफर अरे के अंदर जाएगा तो वैंगलिन ने जो स्पेस है ना उसे कोलैप्स करवा देगा और ब्लड एंसेस्टर इससे मर भी सकता है। लेकिन वैंगलिन जानता था कि ब्लड एंसेस्टर को इतने आसानी से फंसाना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। पहले तो जो वैंगलिन था उसकी जो रियल बॉडी थी उसे काफी ज्यादा दूर लेकर चला जाता है और काफी जमीन के अंदर जाता है और वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाकर उसकी जो पावर थी ना उसे पूरी तरह से हाइड कर देता है। और वैंगलिन एक डिवाइसेस अपने पपेट के अंदर डाल देता है और जो पपेट है ना अब वो बाहर आ जाता है और वैंगलिन को जो रियल बॉडी थी अब उसके अंदर से कॉन्शियसनेस निकलकर सीधा जो पपेट था ना अब उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि वैंगलिन बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता था अपने ओरिजिनल बॉडी को सीधा जो ब्लड एंसेस्टर उसके सामने ले जाए, क्योंकि ब्लड एंसेस्टर ने डायरेक्ट उसके बॉडी को मार दिया तो वैंगलिन मारा जाएगा। लेकिन वैंगलिन पपेट का यूज करके ब्लड एंसेस्टर के पास जाएगा तो उसके पास चांस होगा ब्लड एंसेस्टर से भागने का। जब ब्लड एंसेस्टर स्टोरेज स्पेस के अंदर चले जाए और वैंगलिन अब जो पपेट था उसके अंदर आ चुका था और जो पपेट था ना उसकी कल्टिवेशन इल्यूजनरी की थी और वैंगलिन तो बस अभी के लिए पीक एसेंडेंट था। लेकिन इसके अंदर आने के बाद वैंगलिन को काफी ज्यादा इसे पावर फील हो रही थी और वैंगलिन बड़े स्पीड में ब्लड एंसेस्टर को ढूंढा जा रहा था और उधर जो ब्लड एंसेस्टर है वो भी वैंगलिन को ढूंढा जा रहा था। और ऐसे 3 महीनों का टाइम बीत जाता है और इस टाइम पर वैंगलिन अपने डिवाइसेस को फुले से फैला दे रहा था, इस वजह से कोई उसके आसपास भी भटकने की कोशिश नहीं कर रहा था और वो तो सीधा ब्लड एंसेस्टर को ऐसे ढूंढना चाहता था। और तभी वैंगलिन को काफी ज्यादा खतरनाक किलिंग इंटेंट सेंस होता है और वैंगलिन सेंस कर लेता है कि उसके सामने ब्लड एंसेस्टर आ चुका है। और इस टाइम पर जो वैंगलिन की आंखें थी ना वो भी फुल रेड हो चुकी थी और जो ब्लड एंसेस्टर था ना अपने बेटी के लिए वो हेमस को भी चैलेंज कर सकता था, यहाँ तक कि अपने बेटी के लिए वो 3rd स्टेप को भी छोड़ सकता था। जैसे कि अगर उसके पास रास्ता हो 3rd स्टेप या फिर अपने बेटी में से किसी को चुनने का तो वो अपने बेटी को चुनेगा। तो इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ब्लड एंसेस्टर कितना चाहता है अपने बेटी को। और जो ब्लड एंसेस्टर था वो वैंगलिन को फील कर लेता और फुल किलिंग इंटेंट के साथ बोलने लगता है वैंगलिन और वो एक स्टेप लेकर सीधा वैंगलिन के सामने आ जाता है। और वैंगलिन के आसपास का जो पूरा स्पेस था ना वो रेड हो चुका था, लेकिन वैंगलिन बिल्कुल डरता नहीं और कोल्ड और अपने कोल्ड नजर से ब्लड एंसेस्टर को देखता है और बोलने लगता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। और जो ब्लड एंसेस्टर था वो काफी ज्यादा गुस्से में अपना एक फिंगर अटैक बना देता है और सीधा वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो वैंगलिन था इसे बिल्कुल डॉज करने की कोशिश नहीं करता, बस इतना बोलता है अगर याओ जिगजू के पास ब्लड सोल पिल भी है तब भी वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच पाएगी। तो ये सुनकर जो ब्लड एंसेस्टर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जो ये अटैक था ना वैंगलिन को जैसे हिट करने वाला था वो उससे 3 इंचेस की दूरी के ऊपर रुक जाता है। लेकिन इस अटैक का जो फोर्स था ना वो इतना ज्यादा तगड़ा था, वैंगलिन काफी ज्यादा पीछे उड़ा हुआ चला जाता है, उससे जैसे जमीन वगैरह फट जाती है, वैंगलिन काफी ज्यादा सीरियसली इंजर हो जाता है। जबकि वो तो पपेट के बॉडी के अंदर था तब भी वैंगलिन कितने बुरे हाल हो चुके थे और वैंगलिन समझ गया था अगर ये अटैक उसे लग जाता ना ये पपेट की पूरी बॉडी खत्म हो जाती और साथ ही उसकी डिवाइसेस भी खत्म हो जाती। और जो ब्लड एंसेस्टर था काफी गुस्से से वैंगलिन को देखता है और वैंगलिन से बोलता है बस मैं तुम्हें 3 वर्ड्स बोलने का टाइम देता हूँ, क्योंकि जो ब्लड एंसेस्टर था अच्छे से जानता था वैंगलिन के बारे में कि भाई उसने डीमन स्पिट लैंड में पूरा हंगामा मचा कर रख दिया था। ऑलसिट जैसे बंदों के हाथों से वो भाग गया तो वैंगलिन जो है बिल्कुल भी सिंपल नहीं है और वो ये भी जानता था कि वैंगलिन बस अपने पपेट के साथ यहाँ पर आया है, उसकी डिवाइस ऐसे बस यहाँ पर है और
साथ ही उसकी जो ओरिजिनल बॉडी है वो कहीं और पर मौजूद है। अगर वो इस पपेट को पूरी तरह से मार दे तो शायद से जो रियल वैंगलिन है वो याओ जिगजी को किल भी कर सकता है। और तब जो वैंगलिन था ब्लड एंड सिस्टर को देखता है और बोलने लगता है कि सीनियर ब्लड एंड सिस्टर, मैंने आपकी जो बेटी उसे टच भी नहीं किया और जो याओ जिगजी वो बिल्कुल सेफ है और मैं उसे आपको दे सकता हूँ। बस आपको ये मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि फ्यूचर में आप मेरे बिल्कुल भी पीछे नहीं पड़ेंगे और मुझे यहाँ से जाने देंगे। तो देखकर जो ब्लड एंड सिस्टर तो बोलने लगता है ठीक है, अगर तुम मेरी बेटी को वापस कर देते हो तो मैं दाव की कसम खाने के लिए तैयार हूँ। और वो दाव वगैरह की कसम खा लेते तो वैंगलिन एक क्रिस्टल ब्लड एंड सिस्टर के सामने फेंक देता है। ये वही क्रिस्टल था जिससे कि ट्रांसफर बनता था और क्रिस्टल जमीन के ऊपर जैसे गिरता है ट्रांसफर यहाँ पर बच जाता है, जो कि सीधा कनेक्ट करता था उसी सेलेस्टियल के स्टोरेज स्पेस को जिसके अंदर अभी याओ जिगजी मौजूद है। और तब जो वैंगलिन था बड़ी स्पीड में यहाँ से भागने लगता है और वो पीछे मुड़ता है और ब्लड एंड सिस्टर को देखता है और बोलने लगता है कि मैं आपको एक चांस दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं और मुझे आकर मार देते हैं तो बिल्कुल भी मुझे ब्लेम मत करना एक गॉड को किल करने के लिए। मतलब अपने से मनी मन में बोले जा रहा था। और जो ब्लड एंड सिस्टर था उस ट्रांसफर के अंदर डिवाइसेस भेजकर ये सेंस कर लेता है कि हाँ उसकी बेटी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो जो ट्रांसफर था उसे तुरंत ही पूरी तरह से कोलैप्स करवा देता है और वो जो क्रिस्टल था उसे अपने हाथ में ले लेता है और वो वैंगलिन को देखता है जो कि अभी भाग रहा था और बोलने लगता है वैंगलिन तुमने मुझे इतना ज्यादा परेशान कर दिया, मेरे बेटे को इतने सालों से परेशान कर रखा है, तो मैं तुम्हें इतने आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ। तो देखकर जो वैंगलिन था पीछे मुड़ता है और ब्लड एंड सिस्टर को देखते बोलने लगता है ब्लड एंड सिस्टर ये चॉइस आपकी और अब जो कुछ भी आगे होगा उसके लिए मेरे ऊपर आप कोई ब्लेम मत करना। और तभी वैंगलिन के आसपास का जो स्पेस था पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और आसपास पूरी तरह से रेड जो सी था वो आ जाता है और ब्लड एंड सिस्टर जोर से चिल्लाता है रिफाइन। और उसके बोलते के साथ ही जो वैंगलिन था और वैंगलिन की पपेट थी डिवाइसेस वगैरह जो भी थी वो सब कुछ रिफाइन होने लगती है, वो एक ब्लड पपेट के अंदर बनने लगती है और वैंगलिन को इसके अंदर अनइमेजिनेबल पेन हो रहा था, लेकिन वैंगलिन जैसे तैसे इसे सही जा रहा था। और तब जो ब्लड एंड सिस्टर थे वैंगलिन के इस पपेट के थ्रू जो वैंगलिन की रियल बॉडी जहाँ पर छुपा कर रखी है वैंगलिन ने उस जगह का लोकेशन भी पता लगा देते और वो एक ब्लड निडल को बनाते और सीधा वैंगलिन की जो रियल बॉडी थी उसकी तरफ शूट कर देते, मतलब कि वो सीधा सीधा वैंगलिन को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते थे। और तभी हम वैंगलिन की ओरिजिनल बॉडी को देखते हैं और तभी जो वैंगलिन था अपने ऊपर के रिस्ट्रिक्शन वगैरह हटा देता है, वो जमीन के बाहर आ जाता है और जो लियोन का रिस्ट्रिक्शन बॉल था उसे बाहर निकाल देता है और उसे आधा क्रश कर देता है। इस वजह से जो स्टोरेज स्पेस था उसके अंदर से आधे रिस्ट्रिक्शन जो थे वो कोलैप्स हो जाते हैं और वैंगलिन ब्लड एंड सिस्टर से बोलने लगता है ब्लड एंड सिस्टर मैं भी देखना चाहता हूँ अगर वो स्पेस कोलैप्स हो जाए तो तुम्हारी बेटी बच पाती या फिर नहीं। तो देखकर जो ब्लड एंड सिस्टर थे उनके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं, काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं और फील कर लेते हैं उनकी जो बेटी है वो भी खतरे में, क्योंकि वहाँ का जो आसपास का स्पेस है जो स्टोरेज स्पेस है वो कोलैप्स हो जा रहा है। तो वैंगलिन का पीछा छोड़ देते हैं, वैंगलिन को मारने वगैरह छोड़ देते हैं, वो सीधा जो ट्रांसफर था उसे फिर से एक्टिवेट कर देते हैं और सीधा उस ट्रांसफर के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ब्लड एंड सिस्टर इस स्टोरेज स्पेस के अंदर आते हैं काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है ये कुछ और नहीं बल्कि स्टोरेज स्पेस है और इस स्पेस को ढूंढना ऑल सीरीज जैसे बंदों के लिए भी काफी ज्यादा ऐसे नसीब की बात रहती है, लेकिन वैंगलिन को ये मिल गया। और अगर ये स्पेस कोलैप्स होता है ना तो खुद ब्लड एंड सिस्टर भी यहाँ पर मारा जाएगा। अगर उसके पास जो वो ब्लड सोल पी लेना उसका यूज भी कर ले वो तब भी उसे यहाँ से बचकर निकलना है तो उसके पास के जितने भी ब्लड सोल पी ले उसे पूरी तरह से यूज करना पड़ेगा जब वो यहाँ से बाहर निकल पाएगा। इस वजह से खास ज्यादा चिल्लाते बोलने लगता है डैम इट वैंगलिन तुम और मैं कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और तभी वो अपनी बेटी जहाँ पर थी जो रिस्ट्रिक्शन में सील हो रखी थी वो तुरंत ही वहाँ पर चले जाते हैं और जो रिस्ट्रिक्शन बॉल था उसे तुरंत ही पकड़ लेते हैं। लेकिन जो वैंगलिन था उसने ये देख लिया था अपने पपेट के थ्रू की जो ब्लड एंड सिस्टर है ना वो ट्रांसफर के अंदर जा चुके हैं। तो वैंगलिन जो लियोन का पूरा रिस्ट्रिक्शन बॉल था उसे क्रश कर देता है। इस वजह से जो पूरे रिस्ट्रिक्शंस थे वो ब्लास्ट हो जाते हैं। इस वजह से जो पूरा स्टोरेज स्पेस था वो कोलैप्स होने लगता है। ब्लड एंड सिस्टर जैसे जैसे आगे भाग रहे थे वैसे वैसे पीछे का जो स्पेस था वो कोलैप्स होता हुआ आ रहा था और जो ब्लड एंड सिस्टर थे याओ जिगजी को जो रिस्ट्रिक्शन बॉल था उसके अंदर से बाहर निकालने को टाइम भी नहीं मिल रहा था। बड़े स्पीड में बस ऐसे भाग रहे थे और बोलने लगे थे एकदम चिल्लाते हुए वैंगलिन अगर तुम्हें मारने के लिए मुझे हेवन या हेल के अंदर भी जाना पड़ा तभी मैं तुम्हें मारूंगा। और जो ब्लड एंड सिस्टर थे वो ट्रांसफर का यूज करते हुए बाहर आने लगते हैं और वैंगलिन का जो पपेट था ना उसके साथ पूरी तरह से कनेक्शन नहीं टूटा था और वैंगलिन देख सकता था जो ब्लड एंड सिस्टर है वो ट्रांसफर का यूज कर बाहर आ रहे हैं और वैंगलिन समझ जाता है अगर ट्रांसफर से ब्लड एंड सिस्टर बाहर आ जाता है तो वैंगलिन पक्का मरेगा। तो वैंगलिन क्या करता है वो इतना बोलता है मैं तुम्हें बना तो नहीं सका लेकिन फ्यूचर में मैं इसका बदला लूंगा। वो अपने पपेट से ऐसा बोल रहा था और तुरंत ही अपने पपेट को सेल डिस्ट्रक्ट कर देता है और ये जो पपेट था आधा रिफाइन हो चुका था लेकिन उसकी 40% पावर बच जाती है एक्सप्लोजन की और ये जो 40% पावर का एक्सप्लोजन था ना वो काफी ज्यादा ही तगड़ा था। इस वजह से बाहर का जो ट्रांसफर है ना वो खत्म हो जाता है और जो ब्लड एंड सिस्टर ट्रांसफर के अंदर घुस चुके थे जो कि भारी आ रहे थे वो फिर से फेंक दिए जाते हैं उस सेलेस्टियल के स्टोरेज स्पेस के अंदर और जो स्टोरेज स्पेस था ना वो पूरी तरह से खत्म होता हुआ आ रहा था और ब्लड एंड सिस्टर के पास बिल्कुल भी भागने का रास्ता नहीं था। उन्हें पहली बार इतने सालों के अंदर लाइफ एंड डेथ क्राइसिस फील होते हैं और ब्लड एंड सिस्टर को अब समझ आ जाता है कि वो बिल्कुल भी अपनी बेटी और खुद को ऐसे बाहर ले जा नहीं सकते। तो वो जल्दी से वो जो रिस्ट्रिक्शन बॉल था ना उसे क्रश कर देते हैं जिसके अंदर याओ जिगजी थी और याओ जिगजी को रेजरेट करने का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि जो याओ जिगजी है ना उसने ब्लड सोल पिल पहले खा रखी है और जैसे उसकी सोल ऐसे फ्री हो जाएंगी वो तुरंत डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर रिकवर हो जाएंगी रेजोरेट हो जाएंगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि पीछे से जो स्टोरेज स्पेस था पूरी तरह से कोलैप्स हो रहा था और ब्लैक फ्लेम्स इनके ऊपर आए जा रही थी। तो ये देखकर जो ब्लड एंड सिस्टर थे ना वो अपनी निर्वाणा क्लीजर की जितनी भी पावर थे उन्हें रिलीज कर देते हैं और ये जो ब्लैक फ्लेम्स सीधा ब्लड एंड सिस्टर के ऊपर ऐसे झपटने लगती है। ब्लड एंड सिस्टर को काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम है होने लगती है काफी बुरी तरीके से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन फाइनली जो याओ जिगजी का रेजरेक्शन प्रोसेस था उन्होंने उसे कर दिया था और इधर डीमन
सुपर स्पीड लैंड के अंदर जो याओ जिगजियो उसे देखते हैं, जो कि फाइनली पूरी तरह से रिजरेक्ट हो चुकी थी और आसमान में देखती है और उसके आंखों में अपने फादर के लिए काफी ज्यादा चिंता थी और वैंगलिन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक के लिए गिनते हैं। और जो ब्लड एंसेस्टर है वो फील कर लेते हैं कि जो याओ जिगजियो की डिवाइन से यहाँ से जा चुकी है तो खुश हो जाते। लेकिन जो ब्लैक फ्लेम जब उनके ऊपर अटैक करे जा रही थी तो वो जो ब्लड सोल पेस्ट है अपने पास से तीन को बाहर निकाल देते और वो उन्हें खाते नहीं बल्कि उन्हें क्रश कर देते। इस वजह से उसके अंदर से नीला लिक्विड बाहर निकलता है, जो कि जो फ्लेम थे उसे पीछे हटा देता है और तभी एक बैंग होता है और जो पूरा स्टोरेज स्पेस था पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। और जो वैंगलिन है वो इस टाइम पर वो जो ब्लड निडल है जो कि ब्लड एंसेस्टर की थी उससे बचकर भागा जा रहा था, लेकिन तभी वो जो ब्लड निडल है वो भी रुक जाती है और वो धीरे धीरे कर फेड होने लगती है, उसकी पावर खत्म होने लगती है और वैंगलिन देखकर रिलीफ की सांस लेता है क्योंकि उसे लगने लगता है जो ब्लड एंसेस्टर है फाइनली वो मारा गया। लेकिन तभी अचानक से जो ब्लड निडल थी पूरी तरह से खत्म होने के बजाय रुक जाती है और पीछे मुड़कर भागने लगती है। ये देखकर वैंगलिन चौंक रह जाता है और चिल्लाते बोलने लगता है नॉट डेड। इसका मतलब सीधा सीधा था जो ब्लड एंसेस्टर था वो बिल्कुल भी मारा नहीं गया था, जो कि वैंगलिन के लिए काफी ज्यादा बुरी बात थी। और जो ब्लड निडल थी ब्लड एंसेस्टर को बचाने के लिए भागे जा रही थी। तो देखकर जो वैंगलिन था वो उस ब्लड निडल को कैसे भागने दे सकता था, काफी सारे सील वगैरह बनाता है, उसे कैद करने की कोशिश वगैरह करता है। लेकिन जो ब्लड निडल थी वो वैंगलिन को और ज्यादा पीछे जा रही थी, मतलब उसके रिस्ट्रिक्शन वगैरह से छूटकर भागे जा रही थी जिसमें वैंगलिन को प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फाइनली वैंगलिन वो जो निडल है उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो निडल जो है काफी पावरफुल थी, रिस्ट्रिक्शन में से छेद करते हुए भागने लगती है और वैंगलिन भी उसका पीछा करने लगता है क्योंकि वो भी देखना चाहता था कि ब्लड एंसेस्टर कहां पर इस रिजरेक्ट वगैरह हो रहा है। और वैंगलिन को पता था भले जो ब्लड एंसेस्टर है ना वो मारा तो नहीं गया लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, तो वैंगलिन अगर उसके ऊपर अभी अटैक करे तो वैंगलिन उसे पूरी तरह से मार सकता है। और वैंगलिन वो जो निडल थी उसका पीछा करे जा रहा था और इधर वाइट के अंदर काफी सारे ब्लड ड्रॉप्स को देखते हैं जो कि किसी और के नहीं बल्कि जो अपने ब्लड एंसेस्टर थे उनके थे। और इस ब्लड ड्रॉप के अंदर जो उनकी ओरिजिन सोल थी और साथ ही ओरिजिन एनर्जी थी वो सब कुछ मौजूद थी। और जब वो स्टोरेज स्पेस कोलैप्स हुआ था ना तो तब ब्लड एंसेस्टर ने अपने तीन जो ब्लड सोल पिल थे उनका यूज किया था और साथ ही याओ फैमिली का एक काफी सीक्रेट स्पेल था उसका यूज किया था, जिस वजह से वो अपनी इस हालत में जान बचा पाए थे। और ये जो ब्लड एंसेस्टर थे वो ऐसा भी कर सकते थे कि ब्लड सोल पिल को है ना उनके ब्लड प्लैनेट के ऊपर ही खा ले और बाद में यहाँ पर आ जाए, लेकिन उन्हें उनके ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था जैसे वैंगलिन उनके सामने चीटी हो। इस वजह से उनकी इतनी बुरी हालत हुई थी क्योंकि अगर वो उस टाइम पर स्टोरेज स्पेस के अंदर बस अपने ब्लड सोल पिल का यूज कर देते और उन्होंने एक जो अपनी पिल है वो प्लैनेट के ऊपर रख रखी होती तो शायद उनकी इतनी बुरी हालत ना होती, लेकिन वो तो किसी भी तरह से वैंगलिन को मारना चाहते थे। और 3 महीने का टाइम बीत जाता और लगभग 60% जो ब्लड ड्रॉप्स थी ना वो रिकवर हो चुके थे, मतलब इकट्ठा हो चुके थे। लेकिन तभी हम यहाँ से थोड़ी दूर के ऊपर एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एक थंडर बीस्ट के ऊपर था। और थंडर बीस्ट था ना उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, मतलब चेन वगैरह उसके होंठ के अंदर बांध दिया गया था इस ओल्ड मैन के द्वारा। और जो थंडर बीस्ट था ना किसी और का नहीं बल्कि वैंगलिन का ही था। और उसके ऊपर जो ओल्ड मैन बैठा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि अपने मास्टर फ्लेम स्पार्क थे। और वैंगलिन जब थंडर सेलेस्टर realm के अंदर आया था तो तब वो जो मास्टर फ्लेम स्पार्क है ना उनसे मिलता है। और जो मास्टर फ्लेम स्पार्क है ना वैंगलिन से इतना बोलते हैं कि तुम मुझसे फेटेड हो। और जो वैंगलिन का थंडर बीस्ट है उसे लेकर चले जाते हैं और वैंगलिन को गिफ्ट में उनकी काफी सारी ओरिजिन एनर्जी दे देते हैं, लेकिन ये हमें डोंगा में दिखाया नहीं गया था। और जब मास्टर फ्लेम स्पार्क तो थंडर बीस्ट को देखते और बोलने लगते हैं अब लग रहा है ना तुम्हारा लुक बिल्कुल मेरे टाइप का, तो तुम इस ओल्ड मैन पे बिलीव करो, तुम फेटेड हो मेरे साथ। और जो थंडर बीस्ट है ना ये बात को सुनकर काफी ज्यादा ऐसा बुरा फील करने लगता है क्योंकि इस बात का यूज कर जो मास्टर फ्लेम स्पार्क है उन्होंने काफी बुरा हाल कर दिया था इस थंडर बीस्ट का। और तब जो मास्टर फ्लेम स्पार्क थे वो अचानक से रुक जाते हैं और अपने सामने जो काफी सारा ब्लड था उसे देखते हैं और उस ब्लड को देखते हुए बोलने लगते हैं आहा क्या एक निर्माणक लेजर कल्टिवेटर का हाल भी ऐसा हो सकता है, क्या तो जबरदस्त फेट है। और वो समझ जाते हैं जो स्पेल यूज हो रहा है ना ये काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है और ये जरूर किसी और का नहीं बल्कि याओ फैमिली का स्पेल है। और इस स्पेल को सिर्फ डायरेक्ट ब्लड लाइन वाले बंदे यूज कर सकते हैं। और उनकी आंखों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है क्योंकि वो यहाँ पर वैंगलिन का जो हो रहा है उसे भी फील कर लेते, उन्हें समझ आ जाता है ये जो हाल है ना इस बंदे का किसी और नहीं बल्कि वैंगलिन ने किया है। तो वो सोचने लगते हैं वो जो बंदा है मेरे साथ कुछ ज्यादा फेटेड है तो इसमें मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और जो ब्लड एंसेस्टर थे ना उनकी सोल को पूरी तरह से मर्ज कर देते और जो ब्लड एंसेस्टर था पूरी तरह से यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। और जो ब्लड एंसेस्टर था इस बुड्ढे को ग्रीट करता है अपने मास्टर फ्लेम स्पार्क को ग्रीट करते हुए बोलने लगता है सिंदर आपका काफी ज्यादा शुक्रिया, हमारी जो याओ फैमिली है इस फेवर को कभी भी नहीं भूलेगी। लेकिन जो अपने मास्टर फ्लेम स्पार्क थे ब्लड एंसेस्टर से बोलने लगते हैं अरे चलो ड्रामा मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारी मुझसे फट रही है कि मैं तुम्हें कहीं ब्लड पिल के अंदर वगैरह रिफाइन कर ही ना खा लूं और तुम याओ फैमिली का नाम लेकर मुझे डरा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ब्लड गॉड भी आ जाए तो मैं उससे डरूंगा? लेकिन जो ब्लड एंसेस्टर था बोलने लगता है नहीं आपने मेरी हेल्प की है। तो देखकर जो अपने फ्लेम स्पार्क थे बोलने लगते हैं मैं जो ओल्ड मैन हूं ना काफी ज्यादा रीजनेबल हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे याओ फैमिली के स्पेल के बारे में पता नहीं था कि ये कैसे काम करता है और मैंने तुम्हारी मदद करने के चक्कर में तुम्हें इसे मर्ज तो कर दिया, लेकिन इस वजह से तुम्हारी जो कल्टिवेशन है काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है, मतलब तुम अब लेटेस्ट निर्वाण स्कायर लेवल की पावर को यूज कर सकते हो। और ये सुनते ही जो अपने ब्लड एंसेस्टर थे ना उन्हें इस बुड्ढे के ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो भी पहले ही अच्छे से जान गए थे और बुड्ढा जानबूझकर उसके जले के ऊपर नमक छिड़क रहा था, लेकिन अब ये कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि भाई जो ये फ्लेम स्पार्क है ना ये काफी तगड़ा बंदा है, इसकी पावर काफी अलग लेवल की है, तुम्हें भी पता नहीं। लेकिन जो ब्लड एंसेस्टर था फ्लेम स्पार्क से बोलने लगता है कोई बात नहीं ये यही मेरी फेट थी तो इसके बारे में आप क्या ही कर सकते हैं, तो प्लीज आप ये जो स्पेल मेरे ऊपर लगा है उसे हटा दीजिए और मुझे ऐसे जाने दीजिए। और जब मास्टर फ्लेम स्पार्क थे ब्लड एंसेस्टर से बोलने लगते हैं अरे लिटिल बॉय तुम भी मेरे से फेटेड हो और तुमने मुझसे कहा है कि तुम मुझे रिपे करोगे इस फेवर के लिए, तो मुझे वो जो फेवर है ना तुम मुझे अभी क्या भी चुका दो। और वो तुरंत
थी जो ब्लड एंसेस्टर था ना, उसके अंदर से उसकी सोल का आधा हिस्सा खींचकर निकालते और साथ ही उसके ओरिजिन एनर्जी का भी आधा हिस्सा खींचकर निकाल देते और फिर से जो ब्लड एंसेस्टर था ना वो ब्लड के अंदर बदल जाता है और फिर से डीप स्लीप के अंदर चला जाता है और अपने जो मास्टर फ्लेम स्पार्क थे ना उन्होंने एनर्जी वगैरह ले ली थी, सोल आधी ले ली थी और वो बोलने लगते हैं मेरा जो प्लान है वो सक्सेसफुल होने वाला है, लेकिन इसका यूज कर मेरा जो प्लान है वो और ज्यादा सक्सेस के करीब पहुंच जाएगा। और ये बोलकर वो ऐसे निकल जाते हैं और हम वैगलिन को देखते हैं जो कि अभी भी वो जो निडल थी उसके पीछे था, लेकिन जो निडल थी ना वो काफी रेड लाइट से चमकने लगती है और बड़ी स्पीड में फिर से आगे भागने लगती है। वैगलिन उसके ऊपर सील वगैरह लगाने का ट्राई करता है, लेकिन वो बड़ी स्पीड में आगे भागे जा रही थी, तो वैगलिन भी बड़ी स्पीड में उसका पीछा करने लगता है और वैगलिन सोचने लगता है मेरे पास बस एक यही चांस है ब्लड एंसेस्टर को खत्म करने का। और तभी वैगलिन एक ऐसे स्पेस के पास चला जाता है जहाँ पर की काफी सारा ब्लड वगैरह पड़ा हुआ था और तभी वो जो निडल थी ना वो जो काफी सारे ब्लड ड्रॉप्स थे उनके एक के अंदर घुस जाती है और वैगलिन इसे देखकर समझ जाता है ये ब्लड कोई और नहीं बल्कि ब्लड एंसेस्टर है जो कि काफी बुरी हालत में जा चुका है। और अब इस निडल की वजह से जो ब्लड एंसेस्टर थे ना काफी जल्दी ऐसे ग्रो करने लगते हैं, फटाफट से रिकवर होने लगते हैं और वैगलिन की आंखों में इन्हें देखकर क्लिंगटन आ जाता है और बोलने लगता है ब्लड एंसेस्टर और तुरंत अपना माउंटेन स्टोन बाहर निकाल लेता है, उसकी सोल को रिलीज कर देता है और उसे ब्लड एंसेस्टर के ऊपर फेंक कर मारता है, यानी कि वो ब्लड ड्रॉप्स के ऊपर, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वैगलिन अपने हेवनली चॉप का यूज करता है लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा और फर्क नहीं पड़ता, बस जो ब्लड थी ना वो दो पार्ट में से बढ़ जाते हैं और फिर से इसे जुड़ने लगते हैं। तो देखकर वैगलिन रुकता नहीं, एक के बाद एक अपने हेवनली चॉप को मारने लगता है, अपने शॉट के चलाने लगता है, लेकिन फिर भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था। तो साथ ही वैगलिन अपने जो थंडर पावर थी उसका भी यूज करे जा रहा था, लेकिन फिर भी इतना कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था और जो ब्लड था बड़ी तेजी से मर्ज हुआ जा रहा था और जो ब्लड पूरी तरह से मर्ज हो गया तो ब्लड यहाँ पर फिर से फॉर्म हो जाएगा और फिर वो वैगलिन की बैंड बजा देगा, जो कि वैगलिन बिल्कुल नहीं चाहता था। तो वैगलिन जोर से चिल्लाता है स्टॉप, तो जो ब्लड था वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप होता है लेकिन फिर से ऐसे चलने लगता है, क्योंकि जो वैगलिन का ये जो स्टॉप स्पेल था ना वो भी इतना पावरफुल नहीं बना था कि वो इतने पावरफुल लेवल के बंदे के ऊपर यूज हो पाए। और इस टाइम पर जो वैगलिन की बॉडी है ना उसके ब्रेडेंस वगैरह फटने लगे थे, क्योंकि अपने पूरी जान लगा दे रहा था ब्लड एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए और वो स्टॉप ऐसे बार बोलने लगता है और स्टॉप स्पेल का यूज कर देता है और फाइनली कुछ टाइम के लिए वो जो ब्लड था ना वो रुक जाता है और तभी वैगलिन अपने कर्मा वेव को बाहर निकाल देता है और ब्लड बॉल्स के ऊपर मार देता है और यहीं पर ही नहीं रुकता बल्कि जो लिथियानो की लास्ट शॉट एनर्जी थी उसका भी यूज कर देता है और साथ ही उसकी लाइटिंग वगैरह तो थी और इतने सारे अटैक उस ब्लड के ऊपर होने की वजह से जो ब्लड था ना वो फिर से ऐसे और ज्यादा टुकड़ों में बढ़ जाता है। ये देखकर जो ब्लड एंसेस्टर की उसके अंदर से आवाज थी गुस्से वाली वो ऐसे बाहर निकलने लगती है और तभी जो ब्लड एंसेस्टर था ना अपनी सोल का एक बड़ा सा पार्ट लेकर और एक ब्लड का बड़ा पार्ट लेकर यहाँ से भाग जाता है और दूसरा भी एक जो पार्ट था सेम लेवल वाला वो और उसकी जो सोल थी वो सीधा जो वैगलिन है ना उसके बॉडी के अंदर चली जाती है, सीधा वैगलिन के बॉडी के ऊपर वो अटैक हो जाती है और इस वजह से जो वैगलिन खुद वर्ल्ड में काफी ज्यादा पीछे उड़ा हुआ चला जाता है और इस टाइम पर जो वैगलिन था काफी इंजर हो जाता है, बेहोश टाइप हो जाता है, मतलब सीधा अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि जो ब्लो था ना जो वैगलिन को मिला था काफी ज्यादा तगड़ा था और अपना जो लीगो था वो वैगलिन के माउंटेन को पकड़कर सीधा वैगलिन की तरफ भागने लगता है। वैसे तो एक आधा रिविलियन था, मतलब भाग जाने वाले टाइप का, लेकिन इस टाइम पर उसे वैगलिन की चिंता हो रही थी और इधर जो ब्लड एंसेस्टर था अपनी आधी बॉडी और सोल को लेकर ऐसे भाग चुका था और जो वैगलिन था वो इधर की साइड उड़कर गिर चुका था और कोमा में जा चुका था और ब्लड एंसेस्टर जैसे इधर रिकॉल करेगा और सीधा इधर आकर वैगलिन को निपटा देगा। तो वैगलिन को किसी भी तरह से अवेकन होना ही था वरना वो मारा जाएगा, लेकिन ब्लड एंसेस्टर का जो ब्लड बॉडी आधी थी और जो सोल थी उसकी वजह से ना वैगलिन की कल्टिवेशन बढ़ने लगती है, क्योंकि जो ब्लड बॉडी जो आधी वैगलिन के बॉडी के अंदर गई थी ना उसके अंदर प्योर जो ओरिजिन एनर्जी थी वो थी और जो वैगलिन की कल्टिवेशन थी ना वो रैपिडली इंक्रीज होने लगती है और बढ़ने लगती है, इल्यूजन रिंग के ऊपर जाने लगती है और ब्लड एंसेस्टर को देखकर वैगलिन के ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वैगलिन को उसने जिस चीज को मारने के लिए भेजा था वही वैगलिन के लिए एक फॉर्चून की तरह काम कर रही थी और तभी वैगलिन के ऊपर काफी सारे जो क्लाउड्स वगैरह थे फिर हो जाते, मतलब सीधा वैगलिन की अब कल्टिवेशन बढ़ रही थी, डिवाइन ट्रिब्यूलेशन को तो आ रहा था ना भाई। तो यहाँ पर एक खतरनाक लेवल की डिवाइन ट्रिब्यूलेशन आने लगती है, यहाँ पर क्लाउड्स वगैरह खतरनाक बनने लगते हैं और इधर जो ब्लड एंसेस्टर था उसकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, अभी काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में था और उसकी पावर तो काफी ज्यादा कम हो चुकी थी पहले उस स्टोरेज स्पेस के कोलैप्स होने की वजह से वो आधे ज्यादा निपट गया और जैसे तैसे रिकवर हुआ वैसे वो बुढ़ा आ गया अपना मास्टर फ्लेम्स पर उसकी आधी बॉडी वगैरह लेकर चला गया तो ब्लड एंसेस्टर और ज्यादा कमजोर हो गया। फिर वैगलिन आया, उसने भी अच्छा खासा डैमेज दे दिया और उसकी आधी बॉडी भी अब वैगलिन कर जा चुकी है और जो ब्लड एंसेस्टर है उसकी कल्टिवेशन काफी ज्यादा गिर चुकी है, मतलब वो तो अब जो कॉर्पोरियल आएंगे वहां तक आ चुका है, मतलब इतनी बुरी हालत उसकी हो चुकी है। लेकिन अब ये फिर से रिकवर हो जाता है ना ब्लड एंसेस्टर तो ऐसे भागता बिल्कुल नहीं, उससे वैगलिन के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था वो बोलने लगता है वैगलिन तुम और मैं एक वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर सकते और वो वैगलिन को मारने के लिए सीधा वैगलिन की तरफ चार्ज कर जाता है और बोलने लगता है चाहे मुझे अपनी इंजरीज को कितना ज्यादा वर्स करना पड़े, मैं कितना भी ज्यादा डैमेज क्यों ना हो जाऊं, मैं फिर भी तुम्हें निपटा कर ही रहूंगा। और अब वैगलिन को देखते हैं जो कि थंडर सेलेस्टियल रेल्म का एक जो ब्रोकन फ्रेगमेंट था उसके ऊपर फ्लोट करे जा रहा था, ऊपर जो काफी सारे जो बादल वगैरह थे वो आ चुके थे और डिवाइन ट्रिब्यूलेशन उसके ऊपर गिरे जा रही थी और जो लीगो था ना भाई इस टाइम पर काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा था, मतलब वो काफी बुरी तरीके से फंस चुका था और वैगलिन को बस देखा जा रहा था और तो सोचने लगता है भाई देखो मैं अपने मास्टर के लिए कितना ज्यादा लॉयल हूँ, जब मेरे मास्टर की इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई लेकिन फिर भी मेरे मास्टर के सेफ्टी के लिए यहाँ पर हूँ और सोचने लगता है ग्रैंडपा ज़ू मैं तो काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ और जब तक लीगो था वो ऐसे भाग भी सकता था लेकिन वो ऐसे बिल्कुल भागता नहीं क्योंकि उसे पता था ये तो वैगलिन का बस एक अवतार है और वैगलिन की जो रियल बॉडी ना उसका नाम सुनते ही जो लीगो उसकी फटने लगती है, क्योंकि जो लीगो है ना वर्ल्ड के अंदर सब में ज्यादा डरता था वो थी वैगलिन की ओरिजिनल बॉडी। और तभी सीन अलायंस के ऊपर शिफ्ट होता है, काफी बड़े स्पेस के अंदर एक प्लैनेट को दिखाया जाता है जिसके ऊपर थंडर वगैरह बरस रहा था और उसके नीचे हम वैगलिन की रियल बॉडी को
को देखते हैं जो कि आँख खोल देती है और वैंगलिन कोल्ड वॉइस में बोलने लगता है, ब्रेन सिस्टर तुमने मेरे अवतार को कोमा के अंदर भेज दिया, ये तो मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। और वैंगलिन के सर के ऊपर 4 स्टार से घूम रहे थे, मतलब कि वैंगलिन 4 स्टार एशियन गॉड यहाँ पर बन चुका था। और वैंगलिन तुरंत ही जो प्लेनेट के अंदर था ना, एकदम डीप के अंदर था, उससे बाहर निकल जाता है। और वैंगलिन जो था ना, उसकी बॉडी को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर देता है, उसकी बॉडी हजारों फीट बड़ी हो जाती है। और वैंगलिन काफी बड़ा होने के बाद एकदम खतरनाक रोल करता है। इस वजह से आगे जो स्पेस था ना, वो भी खतरनाक तरीके से हिलने लगता है, क्योंकि जो अपना एशियन गॉड रहता है ना भाई, उसका ऐसा फुल कंट्रोल रहता है स्पेस के ऊपर। मतलब तुम मान सकते हो कि स्पेस के गॉड एशियन गॉड से। और वैंगलिन अपने फोरहेड के ऊपर के जो स्टार्स थे ना, उन्हें से मिटा देता है, गायब कर देता है अपना एक स्पेल यूज कर। और इस स्पेल को बस अपने एशियन गॉड्स वगैरह यूज कर सकते थे। और वैंगलिन बड़ी स्पीड में अभी यहाँ से जो ब्लड प्लेनेट था उसके ऊपर भाग जाता है। और वैंगलिन को ऑल सीधे मैप दे रखा था पूरे इस स्टार सिस्टम का, तो उसे पता था कि जो ब्लड प्लेनेट है वो कहाँ पर है। जब तुमने मेरे अवतार को कोमा में भेज दिया तो मैं तुम्हारे ब्लड प्लेनेट को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। और वैंगलिन को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि उसकी इतनी बड़ी बॉडी देखकर यहाँ के लोग उसे एशियन गॉड समझ लेंगे, क्योंकि जो एशियन गॉड्स थे ना भाई, वो काफी पुराने रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट करते थे और अभी के बंदों को उसके बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं था। और साथ ही यहाँ पर जायंट डीमन क्लैन भी घूमता रहता था, तो उनकी भी बॉडी कुछ इतनी बड़ी रहती थी, तो कोई भी वैंगलिन के ऊपर शक नहीं करेगा। इस वजह से वैंगलिन से फ्रीली घूम रहा था। अपने एशियन गॉड बॉडी को पहली बार उसने इतना बाहर ला दिया था। और वैंगलिन बड़े स्पीड में जो ब्लड प्लेनेट था उसकी तरफ चार्ज कर जाता है। और रास्ते में उसे काफी सारे जो बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं ना, जो म्यूड्रेस वगैरह रहते हैं, वैंगलिन सीधा उन्हें पकड़ लेता है। जो 100 फीट के पत्थर थे उनका यूज करते हुए आगे जाने लगता है, उन्हें भी अपने साथ पकड़ कर ले जाने लगता है। मतलब उसके पीछे एक पूरी ऐसी लेनी बन चुकी थी अब ऐसे बड़े बड़े पत्थरों की। और 2 कल्टिवेटर जब वैंगलिन को इतनी खतरनाक तरीके से देखने लगते हैं, बोलने लगते हैं भाई ये कौन सा कल्टिवेटर है तो है क्या, आखिर ये चीज क्या है। और इधर हम ब्लड एंसेस्टर के ब्लड प्लेनेट को देखते हैं, जो कि बिल्कुल काफी ज्यादा शांत स्पेस के अंदर था। मतलब जो बाकी के प्लैनेट्स वगैरह था ना, वो तो थे नहीं उसके पास, मतलब काफी रिमोट एरिया के अंदर था। और जो ब्लड एंसेस्टर वगैरह जो भी पावरफुल कल्टिवेटर्स रहते हैं ना, अपने जो केव रहती है, जो प्लैनेट्स वगैरह रहते हैं, उन्हें एकदम ऐसे सीक्रेट एरिया के अंदर ही बनाते हैं, ताकि कोई पावरफुल कल्टिवेटर का जो ओरा वगैरह यहाँ पर रहा है वो अपने डिवाइस ऐसे चेक ना कर सके, क्योंकि भाई सबके अलग अलग सीक्रेट्स रहते हैं, तो कोई कल्टिवेटर अपने डिवाइस ऐसे सीक्रेट से ना देख ले। तो इस वजह से जो सभी पावरफुल कल्टिवेटर्स एकदम डीप एरिया के अंदर, एकदम रिमोट एरिया के अंदर अपनी केव्स वगैरह को बनाते हैं। और जो ब्लड एंसेस्टर का प्लैनेट था वो भी ऐसे रिमोट एरिया के अंदर था, तो वैंगलिन यहाँ पर कुछ भी दवाई मचा ले तब भी बाहर कुछ इतना घंटा पता नहीं चलेगा। और वैंगलिन काफी सारे कल्टिवेटर्स के सामने से गुजरता हुआ ये तो तब भी जो कल्टिवेटर्स है उसे पहचान नहीं पाते कि एशियन गॉड वगैरह क्या है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने भले जो ओल्ड वाले उन्होंने रिकॉर्ड वगैरह पढ़ रखे हैं एशियन गॉड के, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ जो 6 स्टार एशियन गॉड है ना वही तक रिकॉर्ड मौजूद है, वहाँ तक उन्होंने पढ़ रखा है। और वैंगलिन भी अपने एशियन गॉड बॉडी को ऐसे दिखाता नहीं, बट उसका जो अवतार था पूरी तरह से कोमा में जा चुका था। और वैंगलिन अपने अवतार को एक रियल बॉडी की तरह ही मानता है, मतलब अवतार एक बार मर गया तो सीधा सीधा वो खुद एक बार मर गया, ऐसा था। इस वजह से वैंगलिन इतना ज्यादा गुस्से में आ चुका था कि उसने अपनी जो एशियन गॉड बॉडी थी उसे भी बाहर निकाल दिया था। और वैसे भी वैंगलिन के पास एक ऐसा स्पेल आ चुका था जिसका यूज कर वैंगलिन किसी प्लैनेट के अंदर डीप ऐसे कोर के अंदर चला जाए ना, तो कोई भी कल्टिवेटर कितना पावरफुल भी हो उसे सेंस बिल्कुल नहीं कर सकता, बस एक एशियन गॉड उसे सेंस कर सकता है। और मतलब कि सीधा सीधा जो तोसिन है वही वैंगलिन को यहाँ पर सेंस कर सकता है, बट तोसिन तो अभी ऐसे सील हो रखा है। और जब वो बाहर आएगा तब तो भाई वो काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा है। और जो कॉपसेट वगैरह है, जैसे ये तोसिन बाहर आएगा उसके ऊपर अटैक तो जरूर करेंगे, क्योंकि उसकी बॉडी काफी पावरफुल है। और भाई तोसिन तो 8 स्टार पिक का एक एशियन गॉड है, तो उसकी बॉडी अलग ही लेवल की बड़ी है। वो जब बाहर आएगा तो सभी लोगों की नजर उसके ऊपर ही जाएंगे। इस वजह से वैंगलिन को इतना ज्यादा टेंशन नहीं था तोसिन का। और हमें ब्लड प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे हजारों में जो ब्लड स्लेव्स थे वो मौजूद थे। मतलब ये जो ब्लड एंसेस्टर था काफी घटिया बंदा था, वो सीधा पावरफुल कल्टिवेटर उसको अपने ब्लड स्लेव्स के अंदर रिफाइन कर देता था। और जो टैलेंटेड कल्टिवेटर रहते हैं ना, उन्हें भी अपना इम्प्रिंट वगैरह लगाकर सील कर देता था। मतलब सीधा सीधा ब्लड एंसेस्टर ने अभी जो बंदे ब्लड स्लेव्स उनके ऊपर एक मार्क लगा रखा है। और वो मार्क ऐसा है कि भाई अगर खुद जो ब्लड एंसेस्टर है ना वो मारा जाए तो ये बंदे भी मारे जाएंगे। और ब्लड एंसेस्टर ने यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना भाई, अलग अलग प्लैनेट से भी ऐसे खींच कर ला रखे थे, उन्हें स्लेव बना कर रखा था। और अब इसे ब्लड प्लैनेट के ऊपर जीजिन को देखते हैं, जो कि वही अपनी जो सुजाकू वाली है वो है। और वो यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि जो जिया है ना यहाँ पर काफी कल्टिवेटर से बचते हुए से आई थी और ब्लड प्लैनेट के ऊपर आई थी, और ब्लड एंसेस्टर ने उसे बचाया था, तो कंकूबाइन बन गई थी ब्लड एंसेस्टर की। और तब एक सेकंड स्टेप का एल्डर जो कि ब्लड स्लेव था, और वो बनने लगता है मिस्ट्रेस। एक और ग्रुप मारा गया ब्लड स्लेव्स का। और ये जो सुनकर जो जिजिन थी बिल्कुल चुप थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो ब्लड स्लेव्स थे ना काफी सारे मारे गए थे, सीधा एक्सप्लोड हो जा रहे थे। और ऐसा सिर्फ एक ही वजह से हो रहा था, जो ब्लड एंसेस्टर है वो काफी बुरी तरीके से इंजर है या फिर काफी बुरी सिचुएशन के अंदर वो है। तो देखकर इनमें से एक एल्डर जिजिन से बोलने लगता है आखिर ब्लड एंसेस्टर गए तो गए कहाँ पर है। लेकिन जो जिजिन थी वो बोलने लगती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मुझसे पूछने की। लेकिन ये देखकर वो जो एल्डर था ना वो गुस्से से जो जिजिन थी उसे देखने लगता है और मुड़कर ऐसे जाने लगता है। और सोच और वो बोलने लगता है 6000 साल पहले जो ब्लड एंसेस्टर है उसने ब्लड ब्रांड मेरे ऊपर डाल दिया और मुझे स्लेव बना दिया था। और जब वो खतरे में और वो मारा जाने वाला है तो मैं तो इस जगह के ऊपर मरना नहीं चाहूंगा, मैं अपने होम प्लैनेट के ऊपर जाऊंगा, वहाँ पर सुकून की बहुत मरूंगा। और ये बोलकर वो ऐसे जाने लगता है। और जो बाकी की 3 एल्डर्स वो भी अभी ऐसे जाने लगती है, तो देखकर जो जिजिन थी ना उससे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगती है तुम सबको डर नहीं लगता कि ब्लड एंसेस्टर यहाँ पर फिर से आ जाएगा तो तुम्हारा कितना बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन जो इनमें से एक बंदा था वो पीछे मुड़ता है, गुस्से से जिजिन को देखता है और बोलने लगता है चुप रहो, तो बस ब्लड एंसेस्टर के खेलने वाली चीज
चीज हो, बस एक कंकुबाइन हो, और तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट सिर्फ ब्लड एंसेस्टर की वजह से मिलती है, और ब्लड एंसेस्टर अब मरने की हालत में आ चुका है, और तुम जैसे लड़कियां तो मैंने हजारों सालों में कितनी देखी पता नहीं, और ये बोलकर ऐसे जाने लगते हैं, और भी काफी सारे ब्लड सेल्स वगैरह भी अभी ऐसे निकलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था वो मारे जाने वाले, तो भाई मरेंगे तो यहाँ पर क्यों मरे, किसी और जगह जाकर मरेंगे, अपने होम टाउन के ऊपर मरेंगे। और फाइनली जो जीजी थी ना वो भी डिसाइड कर ली थी कि जो ब्लड एंसेस्टर का ब्लड पवेलियन था उसे खोलने का ट्राई करेगी, क्योंकि उसके लिए वो सेफेस्ट जगह होगी, और उसने ब्लड एंसेस्टर को काफी बार देखा था, ऐसे सेल्स वगैरह यूज करते हैं, तो उसे पता था कि उस ब्लड पवेलियन को कैसे खोला जाता है, तो वो उसी ब्लड पवेलियन को खोलने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी आसमान में काफी बड़ा फिगर दिखने लगता है, जो कि कोई और लेवल की वैगलिन था। इसे देखकर जो जीजी थी ना उसकी तो आंखें फट जाती है, लेकिन वैगलिन ने अपने पीछे काफी बड़े बड़े पत्थर ला रखे थे ना, वो सीधा फेंक कर ब्लड प्लांट के ऊपर मारने लगता है। इस वजह से जो ये ब्लड स्लेव थे ना वो वैगलिन को रोकने का बिल्कुल ट्राई नहीं करते, अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं, और यहाँ का जो प्रोटेक्शन था वो भी उस बड़े बड़े पत्थरों की वजह से कोलैप्स हो जाता है, और ब्लड प्लांट पूरी तरह से तबाह होने लगता है। मतलब वैगलिन ने जितने भी जो लगभग 100 के आसपास कुछ पत्थर ने ला लिया था और ब्लड प्लांट के ऊपर मार दिया था, तो जो ब्लड प्लांट था लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और जो जीजी थी उस ब्लड पवेलियन को लगभग खोल देती है, उसके पैसेज के अंदर जाने का ट्राई करती है, लेकिन तभी उसके अंदर से ग्रीन स्मोक बाहर निकलता है, और जो उसकी बॉडी सोल वगैरह थी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और जो वैगलिन था उस ब्लड पवेलियन को ले लेता है, क्योंकि उसे उसके अंदर इंटरेस्ट आ जाता है, और फिर वैगलिन सीधे ऐसे निकल जाता है। और यहाँ पर क्या जितने भी ब्लड स्लेव्स वगैरह थे ना वो सभी लोग अब आजाद हो चुके थे, तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, वैगलिन को ग्रीट करते हैं, और वो भी ऐसे निकल जाते हैं, और ब्लड प्लैनेट डिस्ट्रॉय होता है। एलियंस के अंदर बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो जो ब्लड प्लैनेट था काफी रिमोट एरिया के अंदर था, और काफी ज्यादा टाइम के बाद एलियंस के अंदर इसकी बात होती है, और वैगलिन को इस ब्लड पवेलियन के अंदर काफी कुछ चीजें ऐसे देखने के लिए मिलती है। वैगलिन सोचने लगता है काफी ज्यादा रियर है, मैं इसे बाद में अच्छे से स्टडी करूंगा, और वैगलिन उसे छुपा देता है, और फिर एक रैंक से इसके कल्टिवेशन प्लांट के अंदर चला जाता है, सीधा कल्टिवेशन प्लांट के अंदर घुस जाता है, अपनी एनर्जी वगैरह एब्जॉर्ब करने लगता है, क्योंकि उसके जो ऑर्डर का कनेक्शन था वो फिर से बनने लगा था। और इधर हम वैगलिन के क्लोज बॉडी को देखते हैं, जो कि थंडर सिलेस्टर रेल्म के अंदर थी, और जो डिवाइन रेवलेशन थी उसके जो क्लाउड्स थे काफी बड़े बड़े हुए जा रहे थे, और उन्होंने जो पूरा फ्रेगमेंट था उसे अपने अंदर कैप्चर कर लिया था, जैसे कि बादल वो जो थंडर सिलेस्टर रेल्म का फ्रेगमेंट है उसे खा रहे हो। और जो ब्लड एंसेस्टर था दूर से छुपके से जो वैगलिन है उसे देखे जा रहा था, और उसे पता था भाई जो डिवाइन रेवलेशन है काफी ज्यादा तगड़ी है, और उसे समझ आ रहा था वैगलिन ने ऐसा क्या कर दिया कि इतना कैसा ह्यूमन डिफाइंग कल्टिवेटर जो कि उसको इसे पनिश कर रहा है। लेकिन जो ब्लड एंसेस्टर है उसके लिए तो ये अच्छी बात थी, क्योंकि वो जानता था कि इस हेवन के माइट से कोई बच ही नहीं सकता, और इसलिए वैगलिन को मारने के लिए आगे नहीं जा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि जो डिवाइन रेवलेशन है उसके ऊपर ही ना गिर जाए, और वो वैसे भी सोचने लगता है अगर वो वहाँ पर जाकर वैगलिन को मारने जाए तो शायद से वो बच ही जाएगा, ऐसा वो सोचने लगता है। तो बस दूर से वैगलिन को ऐसे मरते हुए देखना चाहता था, और यहाँ पर हजारों लाइटिंग्स वगैरह जो थे वैगलिन के बॉडी के ऊपर गिरे जा रहे थे, लेकिन जो लाइटिंग थी ना वैगलिन के लिए अच्छा काम कर रही थी, क्योंकि वैगलिन के अंदर वो जो मैंने अपने मास्टर फ्लेम स्पार्क की एक साइड के अंदर जो एनर्जी है ओरिजिन एनर्जी, और दूसरे साइड के ऊपर ब्लड गॉड की जो बॉडी मतलब आधी ब्लड बॉडी जो थी जो कि फुल ओरिजिन एनर्जी के अंदर बदल चुकी है, तो ये दोनों वैगलिन के अंदर बैटल कर रहे थे, एक दूसरे से फाइट करे जा रहे थे, पर जो ऊपर से थंडर आ रहा था ना वो इन दोनों को ही कंप्रेस करे जा रहा था, मतलब इन दोनों को वो कूटे जा रहा था ऐसा मान लो, और इस वजह से इनकी जो एनर्जी थी ना वो प्योर ओरिजिन एनर्जी के अंदर बदले जा रही थी, और इस वजह से वैगलिन की जो कल्टिवेशन थी वो बढ़े जा रही थी। और वैगलिन के लिए डिवाइन रेवलेशन जो कि हमेशा उसके लिए काफी बड़े खतरे की बात रहती थी, लेकिन अब वो फॉर्चून लेकर आया था, और वैगलिन अभी भी अनकॉन्शियस था, और ऊपर से जो थंडर था लगातार जो थंडर सिलेस्टर रेल्म का फ्रेगमेंट था उसके ऊपर गिरे जा रहा था, और इतने ज्यादा थंडर की वजह से ये जो थंडर सिलेस्टर रेल्म का फ्रेगमेंट है ना कोलैप्स नहीं होता, बल्कि अच्छे से रिफाइन होने लगता है, मतलब ये एक ट्रेजर के अंदर बदलने लगता है। और इसे देखकर जो ब्लड एंसेस्टर था ना वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और सोचने लगता है कि हेवन ने ये खुद उसके लिए गिफ्ट चुना है, तो बस इसे तैयार होने का इंतजार कर रहा था, और जब वो तैयार हो जाएगा तो वो उसे लेकर चला जाएगा। और तभी क्लाउड्स के अंदर एक काफी ज्यादा खतरनाक ब्लैक लाइटिंग आ जाती है, और इसे देखकर ब्लड एंसेस्टर बोलने लगता है तो ये है रियल डिवाइन रेवलेशन, फाइनली अभी स्टार्ट हो चुका है। और तभी जो ब्लैक थंडर था ना वो सीधा वैगलिन की बॉडी के ऊपर चार्ज हो जाता है, लेकिन तभी वैगलिन अपनी आंखें खोल देता है, और जो थंडर था सीधा वैगलिन उसे ही जाकर हिट कर देता है, दोनों एक दूसरे से हिट हो जाते हैं, और जो थंडर था वैगलिन की बॉडी के अंदर चला जाता है, और जो ओरिजिन एनर्जी दोनों की थी ना ब्लड एंसेस्टर और फ्लेम स्पार्क की वो और ज्यादा रिफाइन होने लगती है, और वैगलिन भी ये देखकर काफी खुश हो जाता है, उसे भी समझ आ जाता है अगर डिवाइन रेवलेशन ना आता तो वैगलिन की बॉडी अब तक फट जाती दोनों एनर्जर्स की फाइट करने की वजह से। और पहली बार वैगलिन को अच्छा फील होता है जब डिवाइन रेवलेशन आया, और वैगलिन सीधा आसमान में उड़ जाता है, और डिवाइन रेवलेशन के ऊपर जाने लगता है, उससे ऐसे निपटाने के लिए मतलब और ज्यादा थंडर एब्जॉर्ब करने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से ज़ूलिंगो की आवाज आती है, मास्टर मुझे भी अब आपके साथ ले चलो। तो जो वैगलिन था ज़ूलिंगो और स्वॉर्ड वगैरह को रख लेता है, अपने माउंटेन स्पीड वगैरह को भी रख लेता है, और सीधा जो डिवाइन रेवलेशन के क्लाउड्स थे ऊपर घुस जाता है उनके अंदर। और तभी डिवाइन रेवलेशन का जो क्लाउड था उसके अंदर से 4 थंडर बाहर निकलते हैं, जो कि ब्लैक वाले थे, एक राइट से, एक लेफ्ट से, और एक ऊपर से, और एक नीचे से, ऐसे चारों थंडर मिलकर वैगलिन को ऐसे अटैक कर देते हैं, लेकिन वैगलिन को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, उसे और ज्यादा अच्छा फील होने लगता है। उसके अंदर की जो मास्टर फ्लेम स्पार्क और जो ब्लड एंसेस्टर की जो एनर्जी थी ना जो ओरिजिन एनर्जी वो और ज्यादा अच्छे से रिफाइन होने लगती है, और वैगलिन की जो कल्टिवेशन थी वो रैपिडली इंक्रीज होने लगती है, लेटेस्ट स्टेज एसेंडेंट का जो बॉटल नेक था उसे क्रॉस कर देती है, और इल्यूजन रिंग स्टेज के ऊपर बढ़ने लगती है, और फाइनली वैगलिन इल्यूजन रिंग स्टेज के अंदर एंटर कर देता है, और देखकर जो ब्लड एंसेस्टर था उसे वैगलिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वैगलिन को मारने के लिए उसने जो चीज दी थी वही वैगलिन को फायदा पहुंचाई जा रही थी, लेकिन ये सीधे पर ही नहीं रुकता। जो एनर्जी थी ना वैगलिन की बॉडी के अंदर ओरिजिन एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में थी, तो उसकी जो कल्टिवेशन थी वो स्टेबल
स्टेबल हो जाती है इल्यूजन रिंग के ऊपर और ज्यादा ऊपर बढ़ने लगती है। और वैंगलिन तो देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते में बढ़ने लगता है फाइनली इल्यूजन रिंग, और सिचुएशन को पूरी तरीके से समझ जाता है। और जितनी ज्यादा लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा जो उसके अंदर की एनर्जी है वो प्योर एनर्जी के अंदर बदल जाएंगी और वो और ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। और जो इल्यूजन रिंग और इल्यूजन यांग ये जो स्टेज था फर्स्ट लेवल के अंदर एक ब्रिज थे सेकंड लेवल तक जाने के लिए, और ये जो इल्यूजन रिंग है इसके अंदर तुम्हारा जो पूरी सोल है ना, जिसके अंदर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी जो स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है पूरी तरह से ओरिजिन एनर्जी के अंदर बदल जाती है और तुम्हारी सोल इवॉल्व होकर ओरिजिन एनर्जी की सोल बन जाती है। और वही कॉर्पर रैंक जो रहता है ना, जो तुम्हारी बॉडी जिसके अंदर अभी भी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है वो भी अब ओरिजिन एनर्जी के अंदर बदल जाती है। मतलब कि तुम पूरी तरह से अब एक ओरिजिन कल्टिवेटर बन जाते हो। कॉर्पर रैंक को क्रॉस करने के बाद तुम सेकंड स्टेप कल्टिवेटर बन सकते हो। और ये प्रोसेस वैंगलिन के लिए खास ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वैंगलिन इसे अच्छे से समझता था और उसकी जो पावर थी वो लगातार बढ़े जा रही थी और ब्लड एसेंजर को देखकर गुस्सा जा रहा था। और जब आसमान में और ज्यादा ब्लैक क्लाउड से इकट्ठा हो जाते हैं उनके अंदर से जो ब्लैक लाइटिंग फिर से वैंगलिन के ऊपर गिरने लगती है, तो तभी वैंगलिन अपनी ओरिजिन सोल को बाहर निकाल देता है। जितने भी लाइटिंग वगैरह आ रहे थे वो एब्जॉर्ब करने लगता है। 7-8 ऐसे लाइटिंग वगैरह आते जाते हैं, वैंगलिन अब उसे अपने ओरिजिन सोल से एब्जॉर्ब करने लगता है और उसके बॉडी में फिर से वो आ जाता है और उसे रिफाइन करने लगता है। और अब जो उसकी कल्टिवेशन है वो पीक इल्यूजन रिंग की तरफ बढ़ने लगती है। और वही ब्लड एसेंजर तो काफी खिलसा जा रहा था और चिल्लाते बोलने लगता है मैंने तो इसे किल करने के लिए दिया था, लेकिन ये चीज तो उसे फायदा दिए जा रही है। लेकिन तभी अचानक से क्लाउड्स के अंदर 7 क्लाउड लाइटिंग इकट्ठा होने लगती है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा टेरिफाइंग डिवाइन ट्रिब्यूलेशन तुम मान सकते हो। और इसे देखकर ब्लड एसेंजर भी एक्साइटेड हो जाता है और अब देखना चाहता था वैंगलिन इससे कैसे बचेगा। और जो 7 कलर क्लाउड था वो बिल्कुल एक ड्रैगन की तरफ बनने लगता है और नीचे बरसने लगती है 7 कलर लाइटिंग, जिस वजह से फ्रेगमेंट था ना और ज्यादा छोटा होने लगता है, लेकिन उसकी जो ड्यूरेबिलिटी वो और ज्यादा बढ़ने लगती है। मतलब सीधा सीधा जो नीचे का फ्रेगमेंट था ना वो भी पावरफुल बनने जा रहा था इस डिवाइन ट्रिब्यूलेशन की वजह से, जो कि बिल्कुल एक ट्रेजर में इवॉल्व हुआ जा रहा था। और तभी 7 कलर लाइटिंग वैंगलिन के बॉडी के ऊपर गिर जाती है और वैंगलिन सीधा जो फ्रेगमेंट था उसके अंदर से धंसा जाने लगता है। लेकिन ये जो लाइटिंग थी ना वो भी ब्लड एसेंजर और जो वो अपने मास्टर फ्लेम स्पार्क थे उनके ओरा की वजह से उनकी जो ओरिजिन एनर्जी वैंगलिन की बॉडी के अंदर थी उस वजह से खत्म होने लगती है। और वैंगलिन आसमान में देखता है और बोलने लगता है कम गए, वो जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा लाइटिंग चाहता था। ये देखकर हेमंत का जो माइट है और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जो 7 कलर लाइटिंग है वो बारिश की तरह वैंगलिन के बॉडी के ऊपर गिरने लगती है। और यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक सीन था, मतलब इतनी ज्यादा लाइटिंग पड़े जा रही थी भाई तुम सोच भी नहीं सकते। मतलब बस इस फ्रेगमेंट के ऊपर जो लाइटिंग है ना वही दिखे जा रही थी। यहाँ पर पूरी तरह से ऐसा मान लो वैंगलिन लाइटिंग के अंदर रिफाइन हुआ जा रहा था और फाइनली वैंगलिन की जो कल्टिवेशन थी वो कॉर्पर रैंक तक पहुंच जाती है और वैंगलिन को अब तक का सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिल जाता है। उसकी कल्टिवेशन फाइनली कॉर्पर रैंक तक जा चुकी थी, जो कि वैंगलिन के लिए काफी अच्छा था। और यहीं पर रुकती नहीं बल्कि और ज्यादा ऊपर तक बढ़ने लगती है, मतलब कॉर्पर रैंक के ऊपर भी जाने लगती है। पहले तो स्टेबल ऐसे होने लगती है और वैंगलिन तो देखकर काफी खुश हो जाता है। वो सीधा क्लाउड्स के अंदर घुस जाता है, क्लाउड्स को ऐसे एब्जॉर्ब करने लगता है जिससे और ज्यादा कल्टिवेशन उसकी बढ़ सके। और जो ब्लड एसेंजर है वो वैंगलिन को क्लियर देख पाता है और जो ब्लड एसेंजर है ना वैंगलिन से काफी ज्यादा जलने लगता है। सोचने लगता है भाई आखिर ये बंदा है तो है क्या, है तो सीधा क्लाउड्स को ऐसे खाई जा रहा है। लेकिन ब्लड एसेंजर वैंगलिन को ऐसे और ज्यादा पावरफुल नहीं होने दे सकता था। वो सोचने लगता है वैंगलिन अभी कॉर्पर रैंक के ऊपर जा चुका है और उसकी कल्टिवेशन और ऐसे बढ़ते रही तो जल्दी निर्वाण स्कायर के ऊपर चला जाएगा। और फिर ऐसा होता है तो वैंगलिन उसे बहुत बुरी तरह से बचाएगा, क्योंकि जो अपना ब्लड एसेंजर है अब वो पीक इल्यूजन यांग के ऊपर उसकी कल्टिवेशन आ चुकी थी और बड़े स्पीड में वैंगलिन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और वैंगलिन भी ब्लड एसेंजर को देख लेता है और गुस्से में उसे ऐसे किलिगेटर के साथ देखता है और बोलने लगता है ब्लड एसेंजर। और जो ब्लड एसेंजर था ना वो भी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के क्लाउड्स के अंदर एंटर कर चुका था। लेकिन वैंगलिन के पास तो देखो भाई जैसे थंडर की सोल है, मतलब थंडर ड्रैगन की सोल है, तो उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता लाइटिंग वगैरह से। लेकिन जो ब्लड एसेंजर है ना उसके पास ऐसी थोड़ी लाइटिंग वगैरह की ऐसी कोई सोल थी, इस वजह से उसे काफी बुरा इफेक्ट पड़ रहा था इस लाइटिंग का। और वैंगलिन ब्लड एसेंजर को यहाँ पर देखकर कंटिन्यूसली अपने जो एवोली चॉप है उसे ऐसे मारने लगता है, बार बार मारने लगता है, क्योंकि उसे ओरिजिन एनर्जी की बिल्कुल भी कमी नहीं थी और वैंगलिन के पास काफी एनर्जी थी तो लगातार मारने लगता है। ब्लड एसेंजर ब्लड शैडो को बनाता है लेकिन वो भी कोलैप्स हो जाता है। और फाइनली वैंगलिन के बॉडी के अंदर जो मिस्टर सोलमैन की एनर्जी थी वो कम्प्लीटली खत्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है और वैंगलिन को मिल जाती है। और उसके बॉडी में सिर्फ प्योर एनर्जी बची होती है, प्योर ओरिजिन एनर्जी। और वैंगलिन कॉर्पोरेट रैंक के ऊपर ब्रेक थ्रू कर देता है। मतलब भाई यहाँ पर कम से कम 2-3 बार लिखा है कॉर्पोरेट रैंक के ऊपर ब्रेक थ्रू करता है, बट ये आई थिंक स्टेबल होता है कॉर्पोरेट रैंक के ऊपर। जो ब्लड एसेंजर होता है उसे तो वैंगलिन के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वैंगलिन अपनी जो थंडर ड्रैगन की सोल थी अब उसे बाहर निकाल देता है, जो कि अब पूरी तरह से थंडर ड्रैगन में ही बदल चुकी थी। और जो वैंगलिन था अपनी ओरिजिनल बॉडी को कल्टिवेशन में बैठा देता है और वैंगलिन की जो सोल थी वो देखती ब्लड एसेंजर को बोलने लगती है जब तुम यहाँ पर खुद ही मरने के लिए आए गए हो तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ कि। और वैंगलिन की जो सोल थी वो ब्लड एसेंजर के ऊपर चार्ज कर गई थी और ऊपर काफी खतरनाक थंडर बना चाह रहा था, मतलब डिवाइन ट्रिब्यूलेशन बने जा रही थी। और ब्लड एसेंजर समझ आता है वैंगलिन क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो वैंगलिन के जो सोल थी ना उसके सामने एक्सप्लोजन यूज कर देता है, जिस वजह से वैंगलिन की जो सोल थी ना पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाती है और ब्लड एसेंजर को लगने लगता है वैंगलिन तो निपट गया। लेकिन जो सोल थी ना एक्सप्लोड हुई थी ना छोटे छोटे थंडर अभी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि पूरी तरह से डिसअपॉइंट नहीं हुए थे। और जो थंडर थे ना सिर्फ ब्लड एसेंजर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जो ब्लड एसेंजर था ना ब्लड बैरियर वगैरह बनाता है, लेकिन उसके आर पर होकर सीधा जो थंडर से ना ब्लड एसेंजर के बॉडी के अंदर घुसने लगते हैं। तो ब्लड एसेंजर को समझ आ जाता है ये कुछ ना कुछ काफी बुरा हो रहा है और फिर उससे चिल्लाता है वैंगलिन, क्योंकि उसे समझ आ जाता है वैंगलिन ये चाह रहा था कि वो ब्लड एसेंजर के बॉडी के ऊपर कब्जा कर ले। और वैंगलिन पूरी तरह से
अपनी जो सोल थी ना उसे ब्लड एंसेस्टर के बॉडी के अंदर घुसाए जा रहा था, और जो वैंगलिन था उसकी आवाज में ब्लड एंसेस्टर के कान में बोलने लगता है, ब्लड एंसेस्टर तुम्हारा ब्लड प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिजिन भी तुम्हें बिट्रे कर भाग गई। ये सुनते जो ब्लड एंसेस्टर है उसके जो आंखें, जो एक्सप्रेशन वगैरह सभी कुछ चेंज हो जाते हैं, लेकिन वैंगलिन रुकता नहीं और बोलने लगता है तुम्हारा ब्लड प्लैनेट भी काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन तुम ये सोचो जब तुम्हारी बेटी याओ जिक्सियो ब्लड प्लैनेट के ऊपर जाएगी तो वहाँ के जो स्लेव्स है उसके साथ क्या करेंगे। ये सुनकर जो ब्लड एंसेस्टर जो की बिल्कुल भी ऐसे किसी के बातें में नहीं आता, वो वैंगलिन के बातों में फंस जाता है और उसे काफी गुस्सा वैंगलिन के ऊपर आने लगता है। और वैंगलिन तो बस इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब जो ब्लड एंसेस्टर है उसका ध्यान भटके, और इस बात का फायदा उठाकर सीधा जो वैंगलिन था अपनी सोल को ब्लड एंसेस्टर के बॉडी के अंदर घुसा देता और ऊपर जो लाइटिंग थी तो बने जा रही थी जो की काफी तगड़ी थी। और अब जो बैटल थी वो ब्लड एंसेस्टर के बॉडी के अंदर वैंगलिन की सोल और ब्लड एंसेस्टर की सोल की हो रही थी, लेकिन जो ब्लड एंसेस्टर की सोल थी वो काफी वीक हो चुकी थी। इतना ज्यादा डैमेज खाने के बाद, यानी कि वो जो अपना मास्टर फ्लेम स्पार्क था उसने आधी सोल लेकर चला गया, फिर वैंगलिन ने आधी सोल को निपटा दिया वगैरह वगैरह, काफी कुछ हुआ उसके सोल के साथ। लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए, जो ब्लड एंसेस्टर था तो काफी ज्यादा पावरफुल, तो वैंगलिन उसके बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता था। और जो वैंगलिन था वो भी ऐसा चाहता रहता हो, तो बस ब्लड एंसेस्टर को यहाँ पर रुकाना चाहता था। ऊपर की जो लाइटिंग आएगी ना वो ब्लड एंसेस्टर के ऊपर गिरा देनी थी। और जो ब्लड एंसेस्टर था वो भी इस बात को अच्छे से समझ जाता है कि वैंगलिन का प्लान आखिर है तो क्या, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता था ऊपर की लाइटिंग ब्लड एंसेस्टर के बॉडी के ऊपर गिरी ना तो ब्लड एंसेस्टर की बॉडी तो काफी बुरी तरह से डैमेज होगी और उसकी ओरिजिनल सोल भी काफी बुरी तरीके से इंजर हो जाएगी। ऊपर की जो लाइटिंग थी ना वो सेवन कलर की अब लास्ट स्टेज के ऊपर आ चुकी थी, मतलब जो ट्रिबुलेशन होने वाला था ना, मतलब ब्लास्ट होने वाला था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला था, पूरी पावर के साथ वो अटैक करने वाला था जो कि काफी तगड़ा होगा भाई। और इसे ब्लड एंसेस्टर अच्छे से समझ जाते हैं और वो अपनी जीप को काटते और बोलने लगते ब्लड सील, और अपने बॉडी को पूरी तरह से सील कर देते और अपने ओरिजिनल सोल को उनके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और जो वैंगलिन है वो ब्लड एंसेस्टर के बॉडी के अंदर पूरी तरह से सील हो जाता है। और जो ब्लड एंसेस्टर से वैंगलिन से बोलने लगते हैं, वैंगलिन में तुम्हारे लिए ब्लड बॉडी छोड़ रहा हो, लेकिन अब तुम उस ब्लड बॉडी के अंदर पूरी तरह से सील हो चुकी हो और तुम बिल्कुल बाहर नहीं आ सकते। और अभी जो डिवाइन ट्रिबुलेशन है अब तुम्हें खुद ही फेस करना पड़ेगा और तुम मारे जाओगे या फिर नहीं है तो मुझे पता नहीं। और बोलकर जो ब्लड एंसेस्टर था ऐसे फुल स्पीड में भागने लगता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा लॉसेस में था भाई। उसकी ओरिजिनल सोल वगैरह कल्टिवेशन वगैरह काफी ज्यादा नीचे जा चुकी थी और वो सोचने लगता है वैंगलिन ने जब उसे ऑप्शन दिया था कि वो अपने बेटी को लेकर ऐसे सीधा जा सकता है तो वो काफी अच्छा था, तब वो मान लेता तो काफी अच्छा होता और उसकी इतनी बुरी हालत होती भी नहीं, लेकिन अब पछता कर क्या ही फायदा था। वो तो बस अब ऐसे अपनी जान बचाकर भाग रहा था। और तभी वो बड़ी सी जो तगड़ी सी लाइटिंग जो वैंगलिन की बॉडी के ऊपर गिर जाती है, मतलब वो ब्लड एंसेस्टर की बॉडी थी उसके ऊपर गिर जाती है और एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लड एंसेस्टर की बॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वैंगलिन की जो ओरिजिनल सोल थी वो बाहर निकलती है जो कि थंडर ड्रैगन के अंदर थी, जिसे कुछ भी नहीं हुआ था। और थंडर ड्रैगन आसमान में एक रोर करता है और ऊपर की जो ट्रेवलेशन थे वो खत्म हो जाती है, पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाती है। और वैंगलिन ब्लड एंसेस्टर की जितनी बॉडी बची हुई थी उसे ला लेता है और अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है और जो ब्लड एंसेस्टर की बॉडी थी ना अपने स्टोरेज बैग के अंदर रख देता है ताकि वो फ्यूचर के अंदर कुछ काम आए। और इस टाइम पर जो वैंगलिन कॉर्पर रैंक स्टेज के ऊपर पूरी तरह से स्टेबल हो चुका था और पीक पर तो नहीं गया था बट लगभग उसके पास पहुंच ही गया था, लेकिन अभी भी वैंगलिन की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा ओरिजिनल एनर्जी थी और वो सीधा कॉर्पर रैंक के पीक के ऊपर पहुंच सकता था, लेकिन वैंगलिन इतनी जल्दी पीक पर नहीं जाना चाहता था। और वैंगलिन अब से इस सेलेस्टियल रेल्म के अंदर जितने भी बंदे ना उन सभी का मैच लगभग बन ही चुका था। वैंगलिन काफी ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बन चुका था और वैंगलिन के पास जैसी बैटल पावर ट्रेजर्स वगैरह है उस हिसाब से वो एक सेकंड स्टेप कल्टिवेटर जो कि निर्वाणा स्कायर के ऊपर उससे भी बैटल कर सकता है। और वैंगलिन की जैसी कल्टिवेशन बढ़ती उसे समझ आता है जो आलसे तरह वगैरह है वो भी कोई इनविंसिबल ऐसे बंदे नहीं, उन्हें भी निपटाया जा सकता है और उसका जो नेचर था हेवन डिफाइंग वो और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वैंगलिन को थोड़ा डाउट होता है कि जो ब्लड एंसेस्टर है ना वो जब उसे ब्लड बॉल्स के अंदर ऐसे कुछ मिला था ना कुछ ज्यादा ही कमजोर था, उसे समझ आ जाता है किसी ने तो उसकी हेल्प की है, लेकिन वैंगलिन को पता नहीं रहता कि उसने कौन है वो बंदा जिसने उसकी हेल्प की। और तभी वैंगलिन ऐसे निकल जाता और बड़ी स्पीड में मूव करने लगता, लेकिन वो जाने से पहले आका जो फ्रेगमेंट था ना थंडर सेलेस्टियल रेल्म का उसे भी अपने पास रख लेता है क्योंकि वो एक ट्रेजर के अंदर रिफाइन हो चुका था। और वैंगलिन ऐसे जितना ज्यादा आगे जा रहा था ना कॉर्पोरेट रैंक के अंदर उतना ज्यादा स्टेबल हुआ जा रहा था, उसे उसकी पावर वैसे वैसे समझ में आने लगी थी, लेकिन उसे धीरे धीरे एक अलग ही फीलिंग आने लगी थी जैसे कि वो पूरी तरह से स्पेस के साथ मर्ज हो सकता हो। लेकिन वैंगलिन का माइंड ये कह रहा था नहीं भाई ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता, लेकिन जो वैंगलिन की सोल थी बॉडी थी वैसे इंट्यूशंस दे रही थी भाई तो ऐसा कर सकता है। और वैंगलिन भी इनके बातों में आकर ऐसा ट्राई कर देता पूरी तरह से वर्ल्ड के साथ मर्ज हो जाता, पहले उसकी ओरिजिनल एनर्जी मर्ज होती है, सोल वगैरह बॉडी फिर से पूरी मर्ज हो जाती है और देन वैंगलिन ऐसे गायब हो जाता है। और देखो भाई इस कल्टिवेशन के अंदर इंस्टेंट मूवमेंट होता है, मतलब तुम एक स्टेप लेकर कितने भी दूर से जा सकते हो, ये एक रहता है। तुम एसेंडेंट बन जाते हो तो तुम टेलीपोर्टेशन का यूज कर सकते हो और तुम कहीं भी जा सकते हो और एसेंडेंट के ऊपर तो ग्रेटर टेलीपोर्टेशन का भी यूज कर सकते हो जो कि काफी तगड़ा रहता है। लेकिन वैंगलिन ने जब यूज किया था वो काफी अलग था, सभी चीजों से अलग था ये था स्पेशल बेंडिंग जो कि एक ऐसी टेक्निक है जो कि बस सेकंड स्टेप के जो कल्टिवेटर है वही इसे समझ पाती है, यानी कि निर्वाणा स्काई लेवल के बंदे इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका ज्यादातर लेना देना रहता है ओरिजिन एनर्जी से, मतलब तुम कितने अच्छे से ओरिजिन एनर्जी को जानते हो उस हिसाब से तुम इस स्पेल को यूज कर सकते हो। और वैंगलिन तो अभी सेकंड स्टेप गया भी नहीं पूरी तरह से, तब भी वो इस स्पेल को यूज कर पा रहा है, लेकिन अभी परफेक्ट तो नहीं था इसके अंदर, वो अभी बस एक ही बार यूज किया था। और इधर हम ब्लड एंसेस्टर को देखते हैं जिसकी कल्टिवेशन कॉर्पर रैंक तक आ चुकी थी, उसकी सोल बॉडी वगैरह सब कुछ इंजर थी, वो तो बस भागे जा रहा था, लेकिन वो काफी दूर आ जाता, उसे लगने लगता वैंगलिन तो अभी काफी ज्यादा पीछे होगा, क्यों बना कर बस आपको जल्दी से हेल करना चाहता था ताकि वो
जल्द से जल्द अभी यहाँ से निकले। लेकिन तभी उसे कुछ काफी खतरनाक फील हो जाता है अपने पीछे और वो देखता है वैंगलिन को जो कि उसके सामने आ चुका था टेलीपोर्ट होकर। और इसे देखकर जो ब्लड एंसेस्टर था शॉक ले जाता है और बोलने लगता है स्पेशल बेंडिंग, क्योंकि अच्छे से जानता था कि ये स्पेशल बेंडिंग एक ऐसे टेक्निक है जो कि सिर्फ निर्वाणा स्कायर के अंदर ही सीखी जा सकती है। लेकिन निर्वाणा स्कायर के अंदर ही काफी कम लोग इसे सीख पाते, क्योंकि जो अपना लीड टारा वगैरह है वो निर्वाणा क्लीजर के अंदर इस टेक्निक को सीख पाया था। लेकिन वैंगलिन तो अभी निर्वाणा स्कायर में नहीं गया और इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है इसे। ये देखकर काफी ज्यादा शौक था और वो तो बस और ज्यादा स्पीड में भागने लगता है। लेकिन वैंगलिन ज्यादा ब्लड एंसेस्टर के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो तो इस न्यू टेक्निक को और ज्यादा मास्टर करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था, उसने बिल्कुल भी ब्लड एंसेस्टर के बारे में ना सोचा, ना डिवाइसेस उसके ऊपर लॉक किया कुछ करा। फिर वो ब्लड एंसेस्टर के सामने से कैसे आ गया? बस उसने जब इस टेक्निक को यूज किया था वो यही सोचे जा रहा था, उसके बस आंखों में किल डेट था ब्लड एंसेस्टर के लिए और बस यही बोले जा रहा था किल ब्लड एंसेस्टर। और उसी से वैंगलिन सीधा ब्लड एंसेस्टर के सामने आ गया था। तो वैंगलिन इस टेक्निक के बारे में अच्छे से जान गया था कि ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। तो वैंगलिन इसे और ज्यादा सीखने का ट्राई करता है और ब्लड एंसेस्टर उधर भागे जा रहा था। और तब वैंगलिन फिर से स्पेशल बेंडिंग का यूज कर देता है और ब्लड एंसेस्टर के सामने पे हो जाता है और वैसे ही कर्मा भी उसके ऊपर फेंक कर मारता है। और जो ब्लड एंसेस्टर था वो शैडो बनाकर उसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन काफी पीछे उसको चला जाता है। और जो ब्लड एंसेस्टर था वो अब समझ जाता है कि कोई भी ऐसा लक वगैरह नहीं था वैंगलिन का, सच में वो स्पेशल बेंडिंग को सीख चुका है। ये देखकर और ज्यादा शौक था, लेकिन वैंगलिन रुकता नहीं और अपना जो अंडरवर्ल्ड रिवर था उसे यूज कर देता और उसके अंदर काफी सारे रिसेटेबल स्पीड्स थे। और अब जो ब्लड एंसेस्टर था अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर आ चुका था और यहाँ पर काफी सारे सोल्स ब्लड एंसेस्टर के ऊपर अटैक करे जा रहे थे। लेकिन वैंगलिन अच्छे से जानता था ब्लड एंसेस्टर को मारना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, भले उसकी कल्टेशन वगैरह काफी गिर चुकी हो फिर भी। और तभी ब्लड एंसेस्टर एक पाम अटैक वैंगलिन के ऊपर मारता है, मतलब ऐसे नाखूनों से मारता है। लेकिन वैंगलिन अपना एक ओरिजिन एनर्जी का पाम अटैक वहाँ पर मार और उसे कैंसिल कर देता है। और तभी वैंगलिन बोलता है अंडरवर्ल्ड रिवर कंडेंस और उसके बोलते के साथ ही यहाँ पर जितने भी रिसेसफुल स्पिरिट्स थे ना वो सभी लोग याओ जिग्जू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मतलब उसके जैसे दिखने लगते हैं। जिसे देखकर ब्लड एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और सभी सोल ब्लड एंसेस्टर के ऊपर अटैक करे जा रहे थे। लेकिन ब्लड एंसेस्टर कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये उसके बेटी के सोल्स के जैसे लग रहे थे। भले ही एक इल्यूजन था लेकिन फिर भी वैसे अटैक नहीं कर सकता था उसके बेटी के ऊपर। लेकिन अपने जान बचाने के लिए उनके ऊपर अटैक करने लगता है और वैंगलिन को काफी ज्यादा गालियां देने लगता है। और जैसे जैसे याओ जिग्जू के जो सोल्स वगैरह मरे जा रहे थे ना, जैसे चिल्लाए जा रहे थे, ब्लड एंसेस्टर को उतना ज्यादा दर्द हुआ जा रहा था। और वो जो अंडरवर्ल्ड रिवर था उसके अंदर होल करके ऐसे बाहर निकल जाता है और चिल्लाते और बोलने लगता है वैंगलिन तुम और मैं एक साथ एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्लड एंसेस्टर जैसे बाहर निकलता है वैंगलिन वैसे अपने सोल फ्लैग को बाहर निकाल देता है। यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक क्लाउड बन जाता है और यहाँ पर वैंगलिन अपने जो कर्मा व्हिप उससे भी यूज करा जा रहा था। कर्मा व्हिप के चलाने की उस ब्लैक क्लाउड के अंदर से आवाजें आ रही थी, लेकिन ब्लड एंसेस्टर के अंदर अब भी रेजिस्टेंस था। भाई वो इतना प्रॉडी कल्टेटर था, इतने आसानी से वैंगलिन के सामने सरेंडर कैसे कर सकता था? वैंगलिन अपनी पूरी जान लगा रहा था ब्लड एंसेस्टर को सील करने के लिए। जो अपना उसने सोल फ्लैग निकाला था उससे कंडेंस कर पूरी तरह से ब्लड एंसेस्टर को सील करना चाहता था, लेकिन इतना आसान काम नहीं था। तभी वैंगलिन अपनी ओरिजिन एनर्जी निकालकर उस क्लाउड के अंदर भेजता है, जिस वजह से क्लाउड की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। बट ब्लड एंसेस्टर और ज्यादा स्पीड में रेजिस्ट करने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है वैंगलिन तो बिल्कुल भी मुझे सील करने लायक नहीं हो। और अब सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वैंगलिन का जो 1 बिलियन सोल फ्लैग था वो भी डिस्ट्रॉय होने के कगार के ऊपर आ चुका था। लेकिन तभी वैंगलिन ऑर्डर दे देता है किलिन 4th सोल और 3rd सोल को, जो कि सीधा ब्लड एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने लगती है। और जो 4th सोल है ना वो बड़ी स्पीड में ब्लड एंसेस्टर की बॉडी को आर पार करने लगती है और ब्लड एंसेस्टर के ऊपर अब काफी ज्यादा अटैक हो चुके थे। काफी ज्यादा वैंगलिन ने अपनी पूरी जान लगा दी थी सील करने के लिए ब्लड एंसेस्टर को, जो कि काम भी दिखाने लगता है। लेकिन फिर से ब्लड एंसेस्टर और ज्यादा रेजिस्ट करने लगता है और वो कुछ चैंटिंग से बोलने लगता है। इस वजह से उसकी जो पावर जो बढ़ने लगती है, जो ब्लैक क्लाउड था ब्रेड में बदलने लगता है और फिर वो जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगता है ब्लड सोल कोलैप्स। इस वजह से जो किलिन वगैरह जितने भी ये सोल्स थे ना वो चीखने लगते हैं। जो 4th सोल थी जो ब्लड एंसेस्टर के बॉडी में घुसे जा रही थी वो तो कोलैप्स होने के कगार के ऊपर आ जाती है और बाहर फेंक दी जाती है। सभी जो सोल्स वगैरह तो पीछे हट जाते हैं और अब ब्लड एंसेस्टर इस ब्लैक क्लाउड के अंदर से कदम बाहर रखने वाला था, बाहर निकलने वाला था कि तभी जो वैंगलिन था वो अपने पास से जो ग्रेन था उसे बाहर निकाल लेता है, जो कि एक बड़े से थंडर सेलेस्टियल रेल्म के फ्रेगमेंट के अंदर बदल जाता है। और ये वही फ्रेगमेंट था जो कि पूरी तरह से डिवाइन रेवलेशन से रिफाइन हो चुका था और वैंगलिन ने उसे उठाकर ला लिया था और यहाँ पर काफी बड़ा कर देता है वैंगलिन उसे और ब्लड एंसेस्टर से इसे दबाव करने लगता है, उसे दबाने लगता है। इस वजह से जो ब्लड एंसेस्टर बाहर निकला जा रहा था उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर बनने लगता है और वो दबने लगता है। और ब्लड एंसेस्टर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा था जैसे हजारों लाखों माउंटेन्स उसके बॉडी के ऊपर रख दिए गए हो, इतना ज्यादा प्रेशर था इस फ्रेगमेंट के अंदर। और ब्लड एंसेस्टर पूरा ट्राई कर रहा था इस फ्रेगमेंट को रोकने के लिए, लेकिन उसकी पावर कम पड़े जा रहे थे, उसकी जो बॉडी वगैरह थी वो फूटने लगी थी, उसकी सोल फिर से कमजोर पड़ने लगी थी, वो काफी कमजोर पड़ा जा रहा था, इसे काफी रेजिस्ट वो करे जा रहा था। लेकिन जो फ्रेगमेंट था काफी ज्यादा पावरफुल था और वैंगलिन जैसे देखता है ब्लड एंसेस्टर कमजोर पड़े जा रहा है, वैसे वैंगलिन कर्मा व्हिप को निकालता है, ब्लड एंसेस्टर के ऊपर चलाकर मारता है। इस वजह से जो ब्लड एंसेस्टर की जो सोल थी वो कमजोर पड़ने लगती है, अनस्टेबल हो जाती है और जो ब्लड एंसेस्टर की सोल थी वो काफी अनस्टेबल हो जाती है, इंजर हो जाती है। लेकिन फिर ब्लड एंसेस्टर की आंखों में प्योर मैडनेस आ जाती है और वो खुद को एक्सप्लोड करने लगता है, मतलब भाई खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करे जा रहा था। लेकिन तब जो वैंगलिन था ब्लड एंसेस्टर से बोलने लगता है ब्लड एंसेस्टर रुक जाओ, अगर तुम खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दोगे तो तुम याओ जिग्जू को कभी भी फिर से मिल नहीं पाओगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। अगर तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करते और सील हो जाते हो तो मैं खुद तुम्हें याओ जिग्जू से मिला दूंगा बाद में। तो जो ब्लड एंसेस्टर के अंदर का जो रेजिस्टेंस था, जो वो फोर्स वगैरह था वो सब कुछ खत्म कर देते और जो ब्लैक क्लाउड था ब्लड
एसेसर को पूरी तरह से कैद कर देता है। मतलब अब ब्लड एसेसर पूरी तरह से वैंगलिन के इसमें सील हो जाते हैं, ब्लैक क्लाउड्स के अंदर सील हो जाते हैं। क्लीन वगैरह की सोल जो वैंगलिन का वेब वगैरह सब कुछ था, वो सब कुछ के साथ जो अपना वन बिलियन सोल फ्लैग था उसके अंदर ब्लड एसेसर अब सील हो चुके थे, और जो सोल फ्लैग था ना वो भी अब अलग ही हो चुका था। उसके ऊपर काफी सारे रिस्ट्रिक्शन वगैरह आ चुके थे, उसकी हालत भी काफी खराब थी। और जो ये सोल फ्लैग था, अब सोल फ्लैग के ऊपर ब्लड एसेसर का एक फेस देखने के लिए मिल रहा था हमें। और फाइनली जो वैंगलिन था इस बैटल को जीत चुका था और उसने ब्लड एसेसर की जो सोल है उसे सील कर दिया था। लेकिन वैंगलिन इस बैटल को जीतकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था ये जो बैटल थी काफी ज्यादा डेंजरस थी, उसके एक मिस्टेक उसकी जान ले सकती थी। और ये जो बैटल थी ना वैंगलिन को मून गेजर वाली जो बैटल है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक लगने लगती है। और वैंगलिन सोचने लगता है अगर ब्लड एसेसर यहाँ पर आता और उसकी बेटी को सिर्फ ऐसे लेकर चला जाता तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कुछ होती नहीं और इतना ज्यादा पंगा जो था आगे बढ़ता भी नहीं। लेकिन जो वैंगलिन था अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को देखता है और उसकी तरफ स्पीड से बोलने लगता है कि वो ब्लड एसेसर के जो फादर इन लव है ना उसकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसका भी एक बेटा है। और वो भी अच्छे से जानता है कि अगर उसके बेटे के साथ कोई ऐसा करता तो वो भी ऐसा ही करता। लेकिन इसके अंदर देखो जो याओ जिंगजू है ना उसकी गलती, अगर याओ जिंगजू मुझे ऐसे फंसाने का ट्राई नहीं करती, मेरे ऊपर पहले अटैक ना करती तो मैं कभी भी उसके साथ पंगा लेता नहीं। और जो याओ जिंगजू है उसने मुझे पहले प्रोवोक किया था और मुझे लगभग मार ही दिया था, इस वजह से मैंने उसके साथ ऐसा किया। लेकिन मैंने कभी उसे टच भी नहीं किया। मतलब भाई वैंगलिन क्या बोल रहा है यहाँ पर, उसने याओ जिंगजू को टच नहीं किया और उसकी एआई वीडियोस इतनी सारी बन चुकी है। मतलब उसके अंदर वैंगलिन ने क्या क्या कर रखा है, खैर उसे छोड़ो। और जो ब्लड एसेसर है ना पूरी तरह से सील हो चुके थे, वैंगलिन को पता नहीं उसकी बात वगैरह सुन रहे या फिर नहीं। और जो वैंगलिन था फाइनली इस बैटल को जीत चुका था। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते। और भाई इस वीडियो को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लग गई, तो तुम इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दिखाओ यार, क्योंकि मैंने काफी टाइम बाद अब रेनगेट इमॉर्टल की वीडियो डाली और इसके ऊपर भी मुझे सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता, तो तुम भूल ही जाओ कि मैं रेनगेट इमॉर्टल का भी एक्सप्लेन भी करूंगा। और हाँ, अगर इसके ऊपर मुझे सच में अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला तो मैं रेनगेट इमॉर्टल के जो ऑफिशियल एपिसोड रहते हैं ना उसके आगे की जो स्टोरी रहती है एक एपिसोड की, उसे एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। और तुम्हें वो देखना है तो तुम वो मुझे कमेंट में बोल सकते हो, तो मैं जल्द से जल्द ट्राई करूंगा रेनगेट इमॉर्टल के न्यू एपिसोड की स्टोरी डाल